हम एक छोटे से घर के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लियोन हाओ है और ये इस टाइम पर बहुत बुरी हालत में काफी कमजोर हो चुका है। इतना कमजोर है एक पानी कप को ठीक से उठा नहीं पाता, जिन पे गिर के कप टूट जाता है और अपनी शर्त देखकर लियोन काफी निराश हो जाता है। तो सोचने लगता है ये मुझे क्या हो चुका है, इतना कमजोर हो गया हूँ मैं। मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है जब 1 महीने पहले मैं कितना ताकतवर हो चुका था। सब जगह पर मेरी कितनी रेस्पेक्ट थी, सब लोग मुझे मानते थे क्योंकि मैंने अपने 5 मेरिडियंस को पूर्णतः अनलॉक कर लिया था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह थी क्योंकि मुझे टू काई सिटी के अंदर एंट्री मिल चुकी थी। लू फैमिली की इस जनरेशन का मैं पहला बंदा था जो कि फाइनली इस काम को करने में कामयाब हो पाया था। मैं खुद के लिए काफी प्राउड फील कर रहा था, लेकिन उस टाइम पर मैं ये नहीं समझ पाया जिस चीज के लिए प्राउड फील कर रहा हूँ उस चीज से कोई और चल रहा है। और यहीं से मेरा बुरा टाइम शुरू हो चुका था। मैंने देखा लू स्वेलू जो कि एक लड़की के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम मुझे लगा इस लड़की को बचाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये सोचकर मैंने लू स्वेलू पर अटैक कर दिया और असल में ये एक ट्रैप था जिसके अंदर मैं फंस चुका था। टिंग युआन जो कि लू स्वेलू ग्रैंडफादर है, उसने अचानक से अटैक कर दिया और उसने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि वो अपने पोते को मेरी जगह देना चाहता था और इस काम को करने में वो कामयाब भी हुआ। उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट पूरी डाउन कर दी। उस लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसके साथ में गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था और लू स्वेलू वो इंसान है जिसने यहाँ पर आकर उसको बचाया है। इस तरीके से पूरी क्लीन के अंदर मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो गई और मुझे सजा मिली। मेरी 5 मेरिडियंस जो कि पूरी तरह लॉक हो चुकी थी उन्हें दोबारा से काट दिया गया, मुझे क्लीन से निकाल दिया गया और इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया। और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, यहाँ पर इस जगह पर बड़े बड़े सड़ रहा हूँ। मेरी 5 मेरिडियंस कट चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है इस वर्ल्ड के अंदर मेरा कुछ भी काम नहीं है, मैं केवल एक कचरे की तरह हूँ और अब टाइम हो चुका है इस वर्ल्ड को छोड़कर मुझे चले जाना चाहिए। लियोन ये सोच रहा होता है तब उसकी नजर पास में एक लेटर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10 साल बाद में जब गोल्डन स्केल ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तब मैं दोबारा से आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखना। मेरा नाम है डाई। डाई असल में एक लौती वो लड़की है जिसे लियोन की देखभाल की उस टाइम पर भी जब लियोन की सब लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे। और इसके अलावा डाई ने लियोन से वादा भी लिया है कि जब तक वो वापस नहीं लौट आती तब तक वो अपना खुद का ध्यान रखेगा, अपने साथ में कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। और यही वो वादा है जिस वजह से लियोन अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। और साथ में उसके अंदर एक बदले की आग भी जल रही है। उसे किसी भी तरीके से लू स्वेलू और लू टियांग्युन इन दोनों से अपना बदला लेना है। यही सोचते हुए लियोन किस तरह खड़ा होता है, उसके हाथ पांव बुढ़ते कांप रहे होता है। वो सिटी के अंदर पहुंचता है और यहाँ पहुंचे सोचने लगता है मैं अभी भी टू काई सिटी के अंदर हूँ। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई और अटैक हो, कोई और मुझे मारने की कोशिश करे, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। जबकि तो लियोन ने एक रस्सी से स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा रखा होता है। वो दुकानदार से बोलता है जबकि पास में इससे सस्ता कोई वेपन है, थोड़ा सस्ता वाला। इसी से पीछे की साइड से आवाज आती है देखो ये कौन है, ये तो लियोन है। इसके यहाँ पर होने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये टू काई के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, सब जगह पर इसकी अलग ही नाम फैल रहे हैं। वैसे लियोन मुझे लगा था अब तक तो तुम मर चुके होगे। ये कहते हुए एक बंदा इसके पहुंचता है जिसके साथ में 2 बॉडीगार्ड भी है। यही है हमारी सीरीज का मेन विलन शियोलिन जो कि अपने साथ में 2 बॉडीगार्ड को इस जगह पर लेके आया होता है। लियोन से अपने सामने देखा थोड़ा चौंक जाता है, तभी शियोलिन बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो लियोन को पकड़ ले। ये सुनते बॉडीगार्ड तुरंत पकड़ते हैं, लियोन को पकड़कर उसे जोर से पटक देता है। शियोलिन लियोन के पास आता है और उसे कहता है तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ की थी, तुमने एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये गलती बहुत ज्यादा बड़ी है और इस गलती के लिए तुम्हें पर्याप्त सजा नहीं मिली, इसलिए कैसा रहेगा तुम मेरे साथ घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो, मुझसे जान की भीख मांगो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और वहीं अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जान जाएगी, तुम आज मरने वाले हो। लियोन बोलता है तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं लियोन हूँ। अगर यहाँ पर आसमान से कोई देवता भी आ जाए और वो मुझसे कहे कि घुटने टेकर माफी मांगो तो मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, तुम तो क्या ही हो। शियोलिन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें देवता की बात ही भेज देता हूँ। जगह तो शियोलिन लियोन के पेट पर एक जोर से लात मारता है और इसी के साथ ही लियोन की बहुत बुरी तरह से पिटाई शुरू हो जाती है। लियोन लगातार बस से पिटता रहता है। वो सोचे रखता है ये इस टाइम पर मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी मेरे पास बिल्कुल मार्शल पावर नहीं है, मैं इससे पिटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसी से शियोलिन अपने खतरनाक अटैक करता है। वो लियोन के ऊपर एक मुक्का मारते उसे कहने लगता है शायद से तुम्हारे पांव कुछ ज्यादा चलते हैं, कैसा रहेगा मैं तुम्हें कुछ आराम दे दूं। ये कहते हुए लियोन की पीठ के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। इसके साथ में लियोन के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब लियोन अपने पाँव को फील नहीं कर पा रहा। उसके पाँव उसकी बॉडी से पूरी तरह डिसलोकेट हो चुका है। यहाँ इस टाइम पर लियोन को इतना दर्द हो रहा होता है, उसे लगने लगता है कि अब बस वो कुछ टाइम के अंदर मर जाएगा। ये दर्द वो सहन नहीं कर सकता। तभी एकदम से अगले सेकंड कुछ होता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी फील होती है। अगले सेकंड जैसे उसका दर्द तेज से कम होता जा रहा है, उसकी हड्डी जहाँ पर टूटी थी वहां से चमकने लगती है और इस चमक के साथ में वो दोबारा से पूरी हील हो जाता है। लियोन सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में वो हो चुका है। ये सोचने के साथ में लियोन को अपने फादर की एक बात याद आती है। ये बचपन की टाइम है जब लियोन के फादर ने उससे कहा था कि हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा स्पेशल पावर है, एक सही समय आने पर हम ड्रैगन की ब्लड लाइन को अपने बॉडी के अंदर अनलॉक कर सकते हैं। लियोन बोलता है ड्रैगन ब्लड लाइन वो क्या होता है। लियोन कहता है ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ज्यादा ताकतवर पावर होती है, इसकी पावर इतनी ज्यादा है जितनी 5 मेरिडियंस को अनलॉक करने से मिलती है। लेकिन बस यहाँ पर दिक्कत यह है ड्रैगन ब्लड लाइन को अनलॉक कैसे करते हैं इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। ये बहुत ज्यादा रेयर पावर है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। लियोन सोचने लगता है कि सच में मैं इसमें कामयाब हो चुका हूँ, मैंने ड्रैगन ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर लिया है। लियोन जब ये सब कुछ सोच रहा है तो शियोलिन का अटैक अभी भी लियोन के ऊपर जारी है। वो कहने लगता है तो अभी भी तुम मरे नहीं, चलो ठीक है तुम्हारी इस मौत को मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये अटैक तुम्हारे मुंह पर होगा।
चिकी तो वो एक और लात लियोन के मुंह पे मारने लगता है। तभी एकदम से कुछ होता है, लियोन एकदम से वहां से गायब हो जाता है। उसने सियोलिन के अटैक को डॉच कर लिया है। वही के झटके में सियोलिन से उसकी स्वॉर्ड छीनता है और फिर उसी की स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड जोर से घूमती है और सियोलिन काफी दूर जा गिरता है। लियोन हंसते हुए बोलता है, चलो अब देखते हैं देवदूत के पास में कौन जाता है, जाओ उसे जाके माफी मांगना। इसके बाद लियोन का अटैक दोबारा शुरू होता है। वो सियोलिन के पास में आकर सियोलिन की तलवार को उसके पांव के अंदर घुसा देता है और फिर कहता है कि तलवार तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने दी थी ना, और अब इस तलवार से तुम मारे जाने वाले हो। पहले तुम्हारा नंबर आएगा, फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी, सबका नंबर लगेगा। सियोलिन कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। जगह तो वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसके पेट में घुसा देता है, उस जगह पर जहाँ पर सियोलिन की बॉडी के मेन कोर है। और जैसे ही मेन कोर टूटता है तुरंत ही सियोलिन की डेथ हो जाती है। लियोन तुरंत ही वहां से भाग जाता है। आसपास में इस टाइम पर काफी सारे लोग हैं जो कि सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। इनमें से किसी भी मत नहीं कि आके बढ़कर कुछ कर सके, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तो सभी सब चिल्लाने लगता है, ये सब कुछ क्या हो गया? लू सियोलिन ये कैसे मर सकता है? लियोन ने इसे मार दिया। सियलू के साथ जो कुछ भी हुआ है इसकी खबर जल्दी ही टियानकुई सिटी के मेंशन के अंदर पहुंच जाती है और यहाँ पता चलता है सियलू अभी तक मारा नहीं है, केवल उसकी मेडिल्स कटी है। मतलब उसकी हालत अब वैसी हो चुकी है जैसे कभी लियोन की थी। अब वो भी पूरी तरह से कचरा है, बिल्कुल भी कंडीशन नहीं कर सकता। और ये पता चलते ही टिंग युआन सियलू को ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे ग्रैंडसन के ऊपर इस तरह का अटैक कर गया। जल्दी से वो चाह कहीं भी है उसे ढूंढो, उसको जमीन के अंदर 3 फीट तक घुसना दो, यही उसके लिए सजा होगी। उसे हम जान से मार देंगे, वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ में पूरी सिटी के अंदर तलाश शुरू हो जाती है। सब जगह पर लियोन को ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये तलाश ऐसी चलती रहती है। काफी लंबे तक भटकने के बाद में इनको पता चलता है कि लियोन सिटी को छोड़ के जा चुका है और वो इस टाइम पर कहीं किसी माउंटेन में छुपा हुआ है जहाँ पर इसे ढूंढना पूरी तरह नामुमकिन है। यहाँ से अब हम 3 दिन बाद उसे देखते हैं कि इस टाइम पर एक गुफा के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है। कल्टीवेशन करते हुए सोचा लगता है कि जो कोई भी ड्रैगन ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर लेता है उसकी बॉडी में जितनी भी कमियां होती है वो सारी पूरी हो जाती है। मेरे पास मेरिडियंस नहीं है, यानी इसका मतलब मैं ड्रैगन ब्लड लाइन से इसे हील कर सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के कल्टीवेशन के बावजूद भी ये अभी तक हील नहीं हुई है। यानी इसका मतलब मैं जरूर से कुछ न कुछ गलत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेजेंडरी टेक्निक्स एस्ट्रल को ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ मर्ज करके देखना चाहिए। एस्ट्रल एक बहुत ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। इस स्किल के बारे में कहानियों में लिखा हुआ है कि जो कोई भी स्किल को सीख जाएगा और फिर इसके बाद में इसके 9th स्टेज पे पहुंच जाएगा तो उसके पास में इस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर पावर आ जाएगी, वो सबसे ताकतवर कल्टिवेटर बन जाएगा। इसी वजह से ऐसे बहुत सारे कल्टिवेटर्स हैं जो कि स्किल को सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं इसके अंदर कामयाब हो सकता हूँ क्योंकि मैं बाकी कल्टिवेटर से एकदम अलग हूँ। मेरे पास में ड्रैगन ब्लड लाइन आ चुका है। अगर मैं ड्रैगन ब्लड लाइन को एस्ट्रल स्किल के साथ मर्ज कर पाया तो एस्ट्रल स्किल में अनलॉक हो जाएगी और साथ में ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर भी बढ़ेगी। ये सोचने के बाद में लियोन दोबारा से उसी जगह पर अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है और अब की बार इसे 45 दिन लग जाता है। लियोन काफी लंबा टाइम लगा है। उसे पहले तो एस्ट्रल को अनलॉक करना है, फिर ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ में उसे मर्ज करना है और साथ में मेरिडियंस भी जगानी है, इसलिए ये सारा टाइम तो लगना ही था। 45 दिन बाद में इस गुफा के अंदर से एक बहुत एनर्जी बाहर निकलती है। लियोन फाइनली कामयाब हो चुका है। उसकी बॉडी के एक्सेस में ड्रैगन का ऑरा दिखाई दे रहा है और इसी की एनर्जी को फील करते हुए कहने लगता है, मैं फाइनली कामयाब हो गया। मैंने अपनी बॉडी के अंदर एक ऑर्डिनरी मेरिडियन जो कि टूट चुकी थी, जिसे उन जालिमों के द्वारा काट दिया गया था, उसे दोबारा से मैंने अनलॉक कर लिया है। और इसके अलावा मैं क्यू कल्टीवेशन के 2nd स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास में एक और शानदार चीज आ चुकी है। मेरे पास में एक इनहेरिट मेरिडियन है, यानी कि मैं कुछ लिमिटेड कल्टीवेटर्स में एक हूँ जो कि इनहेरिट कल्टीवेशन का भी यूज कर सकता है। वो स्पेशल कल्टीवेशन फॉर रेयर कल्टीवेशन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहानियों में लिखा हुआ है इनहेरिट कल्टीवेशन की पावर ऑर्डिनरी कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा होती है और इनहेरिट कल्टीवेशन सीखने के लिए इनहेरिट मेरिडियन की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास में एक आ चुकी है। और ये मेरे लिए एक काफी अच्छी शुरुआत है। कम से कम शुरुआत तो हुई, इसके आगे मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा ये सोचने के लिए मेरे पास में काफी लंबा टाइम है और काफी सारे तरीके भी है। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा भी लगता है अगर मैं अपनी 3 और मेरिडियन को दोबारा से अनलॉक कर लेता हूँ तो मेरी पावर किसी भी 8 मेरिडियन वाले कल्टिवेटर से भी ज्यादा हो जाएगी और इसके अलावा अपने कल्चर स्पीड को भी और ज्यादा तेज कर पाऊंगा। लू टियानयुन जिससे मुझे अपना बदला लेना है वो इस टाइम पर कल्टिवेशन के 6th स्टेज पर है, यानी कि मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मैंने अगर थोड़ा सा और कल्टिवेशन कर लिया तो कुछ टाइम के अंदर मैं उसके बराबर पहुंच जाऊंगा और फिर उससे भी आगे निकल जाऊंगा और तब जाकर मैं उससे बदला ले सकता हूँ। लू टियानयुन तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम तक आ रहा हूँ। मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन के एकदम पास पहुंच चुका है और किसी भी समय मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इसी डिसीजन और चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्मेल के साथ में लियोन इस गुफा से बाहर निकलता है। अब रात हो चुकी है। रात में उसकी नजर एक बीस्ट पे पड़ती है। ये एक अजूरा वोल्फ है जो कि इस टाइम पर लियोन को घुर रहा होता है। लियोन के हाथ में उसकी स्वॉर्ड है। इस मॉन्स्टर को देखकर अपने सामने लियोन सोचने लगता है इससे फाइट करने के लिए कम से कम क्यू कंडीशन का 3rd स्टेज चाहिए, लेकिन मेरे स्किल 2nd है। लेकिन मुझे लगता है मैं इसे फाइट में हरा सकता हूँ। एक बार फाइट करके देखनी पड़ेगी तभी मुझे मेरी पावर का पता चलेगा। इसी समय वोल्फ लियोन की तरफ कूदता है। लियोन भी इस तरफ कूदता है। दोनों दूसरे के पास में आकर अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक कर देता है। इसके कुछ सेकंड बाद में वुल्फ कांपता हुआ जेल पे गिर जाता है। वुल्फ की डेथ हो चुकी है, यानी कि इस फाइट के अंदर लियोन जीत चुका है, लेकिन इतना आसानी से नहीं। उसके भी सीने के ऊपर एक अच्छा खासा घाव हुआ है। वुल्फ ने काफी अच्छी चोट पहुंचाई है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है मरा कौन और जिंदा कौन है। तो लियोन जिंदा बच गया तो उसकी जीत हुई
और अब जब लियोन जिंदा बच चुका है तो टाइम हो चुका है खजाना लूटने का। वो सीधे इस वुल्फ के पास में आकर इसकी बॉडी को काट कर उसकी बॉडी के अंदर से उसके मेरिडियंस को और उसके अलावा जो एनर्जी कोर है उसे बाहर निकालने लगता है ताकि उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी ऑब्जॉर्व कर सके। कुछ सेकंड तक मेहनत करने के बाद में लियोन को फाइनली उसका एनर्जी कोर मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ। तो पीछे से हिम्मत से माँ हो जाती है, अच्छा तो तुम यहाँ भगोड़े कहेंगे यहाँ पर इन जंगलों में छुपे हुए हो। और ये कहते हुए सियोलिंग इस जगह पहुंच जाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही इविल स्माइल होती है। वो चिल्लाते हुए लियोन से आगे बोलता है, तुम घटिया इंसान, उस समय मुझे चोट पहुंचाकर यहाँ भाग के आ गए। तुम्हें क्या लगा था यहाँ छुप के मुझसे बच जाओगे, लेकिन यहाँ पर भी तुम बचने वाली नहीं हो। जंगल में जिससे आग लगती है और सारे जीव जल के भस्म हो जाते हैं, वैसे भी मेरे गुस्से की आग के अंदर तुम भस्म हो जाने वाले हो। इसके जवाब में लियोन कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा नहीं था तुम मेरे सामने इस तरह खड़े हो पाओगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी तुम्हारी पावर पूरी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। लियोन कहता है, उसी गलती से जज नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे पास में नहीं है। मेरे पर जब तुमने अटैक किया था तो मेरी बॉडी पूरी तरह डिसेबल हो चुकी थी, लेकिन उसी टाइम पर एक फोर्थ एलिमेंट कल्टीवेटर मेरे को मिल गया, जिसने मेरी पूरी बॉडी को हील कर दिया। और अब मैं दोबारा से इस काबिल हो चुका हूँ कि तुम्हें पीट कर तुमसे पूरी तरह अपना बदला ले सकता हूँ। तैयार हो जाओ। लियोन कहता है, फोर्थ लिम्ब कल्टीवेटर, जिस सुनने में कुछ नया है। सियोलिन बोलता है, ये नई चीज तुम्हारी सुनने वाली एक आखिरी चीज बनने वाली है, क्योंकि आप तुम मारे जाओगे। सोल्जर्स आगे बढ़ो और जल्दी उसके ऊपर अटैक करो। जो किड्स को सर काट कर मेरे पास में लेके आएगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। ये कहते हुए अपने साथ में सोल्जर्स को लियोन के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन ये तो पहले बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये कहने लगता है, नहीं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, अभी आपने देखा नहीं इसने अज़ूरे वुल्फ को किस तरह फाइट में हरा दिया। इसका मतलब साफ है, ये कम से कम क्यू कंडीशन के फोर्थ स्टेज पहुंच चुका है और हम इससे फाइट नहीं कर सकते। अगर हम इसके सामने गए तो ये हमें भी खत्म कर देगा। ये सुनने के साथ में सियोलिन को काफी गुस्सा आता है। वो उसके पेट के ऊपर एक मुक्का मारकर इस कल्टीवेटर को काफी दूर फेंक देता है और फिर बाकियों से बोलता है, देखा तुमने मेरी पावर कितनी ज्यादा है। भले मेरी बॉडी की थोड़ी बहुत चोट लग गई हो, लेकिन अभी भी मैं बहुत ताकतवर हूँ। भले तुम्हें इसके ऊपर अटैक करने में डर लग रहा हो, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपना बदला मुझे किस तरह से लेना है। इससे मेरा बदला है तो बदला मैं लूंगा। लियोन तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारी तो बढ़ रही है। जो कहते हैं सियोलिन जोर से चलकर लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी बुद्ध हाथ की पावर का यूज करता है। इसे देखकर लियोन घबराता नहीं है, बल्कि हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम केवल रिकवर होकर नहीं आए बल्कि कुछ नई स्किल्स भी सीख के आए हो। चलो देखते हैं तुम इससे कितना डिस्ट्रक्शन मचा पाते हो। ये कहते लियोन भी अपना अटैक कर देता है। दोनों के अटैक हवा में आपस में टकरा जाते हैं और वहां पर एक हल्का सा धमाका होता है। सियोलिन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी पावर भी काफी अच्छी है, लेकिन मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। इसके अगले सेकंड वो अपने सामने का नजारा देखकर काफी चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है उसने जो बुद्ध हाथ की पावर का यूज किया है, उस हाथ के बीच में एक छेद हो चुका है और उसके अंदर से एक बीस्ट की एनर्जी बाहर निकल रही है। ये एक ड्रैगन की एनर्जी है जो कि उस हाथ को चीरते हुए हाथ के आर पार से सियोलिन की तो बढ़ती है और जोर से आकर सियोलिन टकरा जाती है। सियोलिन को इस अटैक का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता, वो बहुत दूर जा गिरता है और लियोन का ये एक अटैक सियोलिन की हालत को पूरी तरह खराब करने के लिए काफी है। वो बुरी तरह जमीन पे गिरा हुआ है, उसके मुंह से पूरी बॉडी से हर जगह से खून ही खून बह रहा है। सियोलिन के साथ में उसके बाकी साथी होते हैं जो कि मशाले लेकर उसके पास में आते हैं, अपने साथी की हालत को देखने लगता है। लेकिन ये सबके सब अभी बुरी तरह डरे हुए हैं। इनमें से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि सियोलिन को उठा ले, केवल उसको उठा के ऐसे भागने के बारे में सोचे। लियोन इस टाइम पर भी पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसके हाथ के अंदर अभी भी कब से कल्टीवेटर एनर्जी है। इस देखकर सोचने लगता है, मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम पर ये और मैं दोनों ही कल्टीवेशन के सेम स्टेज पर है, लेकिन क्योंकि मेरे पास में ड्रैगन की पावर है तो इस तरीके से मेरे बराबर कोई कल्टीवेटर तो मुझे फाइट में हरा ही नहीं सकता। मैं अपने बराबर किसी भी कल्टीवेटर से ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद में लियोन सियोलिन की तो बनने लगता है। इसके पास में आकर इसे कहता है, मैंने जब पिछली बार तुमसे फाइट की थी तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। ये गलती मैं दोबारा से रिपीट करना नहीं चाहता। सियोलिन रोते हुए बोलता है, प्लीज लियोन मुझे माफ कर दो, मैं इस तरह की गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मुझे अब की बार मुझे जाने दो। लियोन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें तब तक पीटने वाला हूँ जब तक तुम पूरी तरह मर नहीं जाते। मैं पूरी तरह इंश्योर करके ऐसे जाऊंगा कि तुम मर चुके हो। तुम्हारी लाइफ मेरे लिए कॉकरोच की तरह है जिसे मैं अपने पैरों के नीचे पूरी तरह कुचल देने वाला हूँ। ये कहने के बाद में लियोन सियोलिन के पेट के ऊपर अपनी लात को बहुत जोर से मारता है और इसके साथ में सियोलिन के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बाकी सारे कल्टीवेटर जो सियोलिन के साथ में आए थे वो तुरंत अपने घुटने टेक देता है। लियोन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि वो कम से कम उन्हें वहां से जाने दे। लियोन कहता है, ठीक है तुम सभी को ऐसे जाना है तो जा सकते हो, मैं तुम में से किसी को भी कोई चोट नहीं बचाऊंगा, बस इसके बदले में मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ वो फोर्थ रिलिम्ब कल्टीवेटर जो कि यहाँ पर आया है वो क्या है, उसके साथ में सियोलिन की क्या डील हुई है और क्यों वो सियोलिन और बाकी सबकी मदद कर रहा है। और फिर इसके बाद में लियोन के डर के कारण ये सारे कल्टीवेटर जो कि यहाँ मौजूद होता है ये लियोन से कुछ बक देता है। ये कबूतर की तरह से कुछ बता देता है। लियोन भी वादे के हिसाब से इन सभी जाने देता है। ये सब जाने के बाद में लियोन सोचने लगता है, अच्छा तो ये बात है, लू ग्रेन जितने हो सके उतने सारे कल्टीवेटर्स को पार्क की साइड से अपने पास में रिक्रूट कर रहा है ताकि वो तियानक्विन सिटी के अंदर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर सके या वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर सके। ये सोचते हुए लियोन को एकदम से एक बहुत पुरानी बात आ जाती है। उसे आता है एक टाइम था जब उसके पेरेंट्स भी इसी तरीके से तियानक्विन सिटी के अंदर रिक्रूट किए गए थे और फिर इससे कुछ टाइम बाद में लियोन के पास में खबर आई थी कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है क्योंकि वो एक जंगल के अंदर किसी बीस्ट के हाथों से मारे गए। उस टाइम पर भी लियोन को लगा था कि ये बात बुरी तरह झूठी है, लेकिन अब लगने लगा है कि बात पक्के तौर पर झूठी थी। लियोन के पेरेंट्स साथ में कुछ और हुआ था लेकिन बताया कुछ और गया। इसके बाद में लियोन आगे कल्टीवेशन स्किल के बारे में सोचने लगता है। उसे आता है मार्शल आर्ट्स के 10 स्टेप्स होते हैं और जो वो 10 स्टेप्स है उन 10 स्टेप्स के अंदर भी हर एक के अंदर 9 स्टेप्स होते हैं। हर एक 9 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में एक 10वां स्टेप कंप्लीट होता है और फिर दोबारा से 9 स्टेप शुरू होता है और फिर एक और स्टेप कंप्लीट होता है।
ये जो बाहरी मेन 10 स्टेप्स है इनको कहते हैं रिले। और वो कल्टिवेटर जो कि इस कल्टिवेशन के 4 रिले को अचीव कर लेता है उसकी पावर बहुत ज्यादा मानी जाती है। मतलब 4 रिले तक पहुंचना ऐसा माना जाता है कि कोई कल्टिवेटर अपने कल्टिवेशन के काफी ऊंचे मुकाम में पहुंच चुका है, वो एक सिटी के अंदर कम से कम सबसे ताकतवर कल्टिवेटर होगा। क्योंकि हर सिटी के अंदर ऐसा केवल 2 या फिर 3 कल्टिवेटर कर पाते हैं और उन्हें ये चीज करने में भी काफी लंबा टाइम लग जाता है। और अब ऐसा ही एक कल्टिवेटर तियानकुई सिटी के अंदर है, जिसका मतलब अब मेरा बदला लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अगर मुझे 3 युआन से अपना बदला लेना है तो उससे पहले मुझे इस 4th रिले में कल्टिवेटर से भी निपटना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वैसे अब इसके अलावा मुझे एक चीज और याद आ रही है, तियानकुई सिटी के अंदर मुझे भी ऐसे रिक्रूटर ही लाया गया था। और अभी फिलहाल जब मैं 3 युआन से अपना बदला नहीं ले सकता हूँ तो एक काम है जो कि मुझे करना चाहिए। मैं पता लगाना चाहता हूँ मेरे मदर और फादर के साथ में क्या हुआ था। अभी फिलहाल ये करने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट काम हो सकता है, ये सोचकर लियोन निकल पड़ता है तियानकुई सिटी की तरफ। यहाँ से अब हम तियानकुई सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर तियानकुई मैंशन है। लियोन यहाँ पहुंच चुका है, उससे यहाँ पर 3 बंदे दिखाई देते हैं जो कि अभी भी सिटी के अंदर एंटर किया है। और कमाल की बात यह है ये तीनों पहले से लियोन को जानते हैं। इनमें से बुरा लगता है कि तुमने सुना वो लड़का लियोन जो कि हमसे पहले इस सिटी के अंदर आया था, उसके साथ में काफी कुछ बुरा हो रहा है। उसने यहाँ पर रहते हुए कुछ घटिया काम कर दिए थे जिससे उसे सिटी से निकाला जा चुका है और अब सिटी के अंदर उसकी तलाश की जा रही है। इस बंदे की तकनीक साथ हम देखते हैं, यहाँ पर इन तीनों में से एक लड़की है जिसका नाम सुनहर है, जो किसी चुपराते से बोलती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लियोन हमारी सिटी से बिलोंग करता था, हम उसकी इससे इंसल्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम जानते हैं उसका बिहेवियर किस तरीके का था। यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह पक्की है, उसे जरूर से फंसाया जा रहा है, उसने बिल्कुल भी कुछ गलत काम नहीं किया होगा। लियोन जब इस तरीके से सुनहर को अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखता है तो काफी खुश होता है। उसे सोचा लगता है सुनहर तुम मुझे अभी तक जानती हो, तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ। ये सोचते हुए लियोन को अपने बचपन की बात आती है। सुनहर ने एक बार लियोन को बचाया था। उस टाइम पर 2 छोटे बच्चे जो कि बदमाश थे वो लियोन को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। उस सुनहर ने बीच में आकर इन दोनों बच्चों को डरा के भगा दिया था। वैसे यहाँ पर जो दोनों बंदे दिखाई दे रहे हैं ये दोनों वही है जो कि सुनहर के साथ में यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर किया है। इनमें से एक का नाम लूवू है और दूसरे का नाम है जैंग। लूवू बोलने लगता है तुम चाहे कुछ भी कह लो लेकिन उसके साथ में काफी कुछ बुरा हो रहा है, सेम वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसके फादर के साथ में हुआ था। दोनों की लाइफ पूरी तरह कनेक्टेड है और यहाँ पर हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। जैंग बोलता है हिस्ट्री रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसके फादर के साथ में क्या हुआ था। लूवू उससे बोलता है कि तुम जानते नहीं हो उसके फादर के साथ में काफी कुछ बुरा हुआ था। जब वो तियानकुई सिटी के अंदर आया था उस टाइम पर लियोन की एज लगभग 6 साल की समथिंग होगी। उस टाइम पर लियोन के फादर को एक स्पेशल स्पेल दिया जाने वाला था जिससे उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती, वो एक स्पेशल ड्रैगन स्पेल था। लेकिन यहाँ पर इसी सिटी के एक बंदे सोंगशी ने एक खतरनाक गेम खेला। उसने लियोन के फादर को स्पेल दिया ही नहीं बल्कि उसकी जगह कुछ और चीज दे दी। लियोन के फादर को बाद में इस चीज का एहसास हो गया और उसने सोंगशी से इस चीज की बात करने की कोशिश की, लेकिन सोंगशी ने पूरी तरह मना कर दिया। और इसके अलावा लियोन के फादर को पूरी तरह पीटा भी। उसके साथ में और भी 3-4 लोग थे और इसी वजह से लियोन के फादर उनके सामने बिल्कुल कुछ कर नहीं पाए। बाद में लियोन के फादर को सिटी से निकाल दिया गया और अब तो सिर्फ ऐसा ही लियोन के साथ में भी हुआ है, उसने भी कुछ ना कुछ गलत हरकत की है और अब उसे सिटी से निकाला जा चुका है। उसके ऊपर चाहे कोई भी इल्जाम लगाया गया हो लेकिन मेन पॉइंट यह है उस सिटी से निकाल दिया गया जैसे कि उसके फादर को निकाला था। ये कहते हुए लूवू और लूजैन अब दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जैन बोलता है वैसे चाहे कुछ भी हो उस लड़की के साथ में बिल्कुल ठीक हुआ, उस साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। जब वो हमारे साथ रहता तब भी काफी अकड़ में रहता था और जब उसे तियानकुई सिटी के अंदर एंट्री मिली थी तब तो उसके अकड़ कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस अकड़ को तोड़ने का यही सही तरीका था। और अब ये सुनकर सुनहर गुस्सा दोबारा से बढ़ जाता है। वो इन दोनों को चिल्लाते बोलने लगती है मैं तुमसे भी कहा ना ये सारी बकवास मत करो, वो हमारे क्लेम से बिलोंग करता था, उसके लिए हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते। अगर तुमने दोबारा से उसके लिए कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हें सजा मिलेगी। लूवू बोलता है जब मैं कुछ गलत थोड़े बोल रहा हूँ, जो कुछ होने वाला है वही तुम्हें बता रहा हूँ। सोंगशी उसके पीछे लगा हुआ है। वैसे देखा जाए तो अभी तो पूरी तियानकुई सिटी उसकी दुश्मन बनी हुई है। जब पर हर कोई उसे मारना चाहता है, वो कहीं पे भी किसी की भी नजरों में आ गया तो तुरंत ही उसे मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिसके लिए तुम यहाँ पर हमसे लड़ाई करने की कोशिश कर रही हो वो ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करने वाला नहीं है, कुछ टाइम के तो वो मर जाएगा। इसलिए अगर हम उसकी बुराई करते भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लियोन अभी भी ये सब कुछ सुन रहा है और वह यहाँ पर जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आया था वो इन्फॉर्मेशन किसी अलग तरीके से उसे मिल चुकी है और इसके साथ में उसे अपना पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। उसे समझ आ चुका है उसका मेन दुश्मन सोंगशी है और अब लियोन किसी भी तरीके से इस सोंगशी नाम के बंदे को ढूंढना चाहता है, उससे अपना बदला लेना चाहता है। इसके बाद में हम 45 दिन बाद देखते हैं लियोन इस टाइम पर एक मार्केट के अंदर बड़े आराम से घूम रहा है। चेहरे के ऊपर कोई मास्क नहीं है क्योंकि ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पर उसे खतरा हो। लियोन इस टाइम पर तियानकुई सिटी के बाहर है और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि अचानक से लियोन के ऊपर अटैक कर दे। यहाँ पर लियोन की तलाश नहीं हो रही है। मार्केट के अंदर घूमते हुए सोचने लगता है पिछले 45 दिन के अंदर मैंने काफी अच्छे तरीके से अपना कल्टिवेशन किया है, मेरी एक और मेरिडियन अनलॉक हो चुकी है, बाकी कुछ खास इफेक्ट नहीं आया लेकिन मैंने अपना पूरा फोकस अपनी कल्टिवेशन एनर्जी को पूरी तरह स्टेबल करने पे दिया है। लियोन ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है तभी साइड में से आवाज आती है यहाँ इस मार्केट के अंदर जितने भी कल्टिवेटर्स है सबके सब यहाँ पर आओ, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। हम यहाँ पर एक टीम बना रहे हैं प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के लिए। अगर आप लोग इस टीम में तो ज्वाइन होते हैं तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और इसके अलावा आपको एक अच्छा मिशन दिया जाएगा, लेकिन वो मिशन बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपके पास में पावर नहीं है तो बिल्कुल भी यहाँ पर मत आइएगा, अपने काम में लगे रहिए, लेकिन वही आपके पास में पावर है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट एक बहुत ज्यादा नामी सेक्ट है जिसके अंदर आपको ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। प्रोफाउंड सेक्ट आपको रिक्रूट करेगा
ये सुनने के साथ लियोन वही के भी रुक जाता है। वो सोचने लगता है ये सेक्ट तो काफी शानदार है, ये वही सेक्ट है जिसके अंदर डाई गई हुई है। मुझे लगता है जरूर से मुझे इस टीम को ज्वाइन करना चाहिए। मुझे वैसे भी एक सेक्ट की जरूरत है और इसके अलावा सेक्ट ज्वाइन करने के बाद में मैं डाई से मिल पाऊंगा। उसने हर समय मेरी कई तरह से मदद की है। उस टाइम मेरी देखभाल की जब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। मैं उसको रीपे करना चाहता हूँ। हो सकता है उसको रीपे करने का मुझे कोई मौका मिल जाए। लियोनी सोच ही रहा होता है तो पीछे से एक और हो जाती है। हे यंग मैन, क्या तुम यहाँ पर ज्वाइन होने के बारे में सोच रहे हो? तुम चाहो तो हमारी टीम में भी ज्वाइन हो सकते हो। हम सारे भी प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारे हमें ज्वाइन करने के साथ में हमारी टीम भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें मौका मिलेगा प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाने का। ये जर्नी कब तक खतरनाक होने वाली है, जिसलिए हम भी तुम्हें मदद करेंगे। ये कहते हुए 4 बंदे लियोन की तरफ बढ़ते हैं। इनकी पूरी टीम है। लियोन उनसे कहता है मुझे नहीं लगता आपकी टीम के लिए पूरी तरह सुटेबल रहूंगा, क्योंकि इस टाइम पर मैं सेकंड स्टेज पर ही हूँ। आपके लिए क्यू रिलेम का सेकंड स्टेज ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। ये सुनकर लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बस हमारी टीम के तो ज्वाइन हो जाइए, इससे आगे हम संभाल लेंगे। आपके साथ तो हम तो होंगे ही, ये मिशन अच्छी तरह कंप्लीट होगा। ये सुनने के बाद लियोन मान जाता है और अब उसके पास है पूरी टीम है। उसे पता है प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट के अंदर कैसे ज्वाइन करना है। वो तुरंत ही इन 4 नए अनजान लोगों के साथ में इस सफर पर निकल पड़ता है और ये सब अब प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट की तरफ जा रहे हैं। अब ये जंगल के अंदर है। लड़की लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चली जाती है। बाकी दोनों बंदे खाने के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 4 सो रहा है। लियोन इस टाइम पर थोड़ा चौकन्ना है। उसे यहाँ पर जो दोनों बंदे जो खाने की बात कर रहे हैं उससे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। और लियोन इससे पहले कि इस गड़बड़ के बारे में कुछ कर पाता, ये दोनों बंदे एकदम से नंबर 4 पर अटैक कर देते हैं। लियोन इस टाइम पर पूरा चौकन्ना होता है। वो चिल्ला कहता है जल्दी वहां से हटो। नंबर 4 को कुछ सेकंड मिलता है, लेकिन इसके अंदर खुद को बचा लेता है। वो तेज से भागकर इन दोनों के अटैक को डॉच करता है। लियोन सोचे लगता है इस बंदे की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, इन्होंने इस पे अटैक क्यों किया? तभी नंबर 4 इन दोनों से पूछता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, हम पर अटैक क्यों किया? दोनों पेंडेंट्स बोलते हैं हम कोई कल्टिवेटर नहीं है, हम बैंडिट्स हैं और यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आए। तुम्हारे ऊपर 1 लाख गोल्ड कॉइन के नाम है जो कि हमें चाहिए। तुम चाहो तो हमारे साथ शांति से चल सकते हो या फिर हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। तुम्हें मार कर ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने से लियोन समझ जाता है कि इस यहाँ पर इस टीम के तो अकेले नहीं है जिसकी तलाश की जा रही है। नंबर 4 को भी लोग ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर एक बड़ा इनाम है। तभी नंबर 4 लियोन से कहता है जल्दी यहाँ से भागो, ये फाइट मेरी है, मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कहीं से एक चेन आ जाती है जो उसके पाँव में बन जाती है। नंबर 4 यहाँ पर इस फाइट के अंदर घूस टेक्निक का यूज करता है और जब तक उसके पाँव के बीच चेन बंधी हुई है वो इन टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकता। यानी कि अब इस फाइट के अंदर वो पूरी तरह पाइज हो चुका है और अब इसी वजह से उसके चेहरे के ऊपर डर भी दिखाई दे रहा है। तभी ये बैंडिट नंबर 4 की तरफ भागता है। उससे कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम हमसे किसी भी तरीके से फाइट पर नहीं जीत सकते, अब जल्दी से हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लियोन एकदम से इनके बीच में आता है, इन दोनों बैंडिट्स के अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। नंबर 4 चिल्ला कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? इसी समय लियोन की स्वॉर्ड घूमती है। वो इन दोनों को पीछे तक सिखा देता है और फिर इन दोनों से कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ इससे आज तक कोई लेके नहीं जा सकता। ये कहते लियोन को सोचना यह है कि इस नंबर 4 को भी लोग ढूंढ रहे हैं और ये दोनों की दोनों एकदम सेम सिचुएशन में है। तो यानी किसका मतलब लियोन अगर नंबर 4 की मदद कर देता है तो बाद में नंबर 4 से मदद मांग भी पाएगा। तभी ये बैंडिट्स बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, हमें तुम्हें मारना पड़ेगा तो फिर ठीक है, हम इसके लिए भी तैयार है। 1 लाख गोल्ड कॉइन के बदले में अगर हमें 2 लोग मारना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए अभी अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। नंबर 4 दोबारा चिल्ला कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, ये दोनों के दोनों क्यू रिलेम के 4th स्टेज पर है, तुमसे इनकी पावर काफी ज्यादा है, तुम किसी भी तरीके से इन्हें फाइट में नहीं रह सकते। लियोन कहता है तुम बस देखते जाओ। जो कि तो लियोन अपनी हाई स्पीड दिखाता है। वो कुछ सेकंड में इन दोनों बंदों के पास से गुजरता है और यहाँ पर अब लियोन की रफ्तार काफी तेज होती है। नंबर 4 लियोन को देखकर काफी चौंका होता है। वो सोचने लगता है इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे, ये तो इतने ज्यादा हाई कल्टिवेशन लेवल पे भी नहीं है। इसी समय ये दोनों बैंडिट चेन पे गिर जाते हैं, दोनों मारे जा चुके हैं। लियोन ने केवल कुछ सेकंड के अंदर इन दोनों को खत्म कर दिया और इस फाइट को जीत लिया है। इसी समय लियोन को यहाँ पर किसी और के आने की हट होती है। वो लड़की यहाँ पर पहुंच चुकी है जो कि पूरी तरह से डर के कांप रही है। वो लियोन से बोलने लगती है ये तुमने क्या किया, तुमने हमारे लोगों को मार दिया, तो क्या अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो? लियोन उसकी तरफ बढ़ता है, उसको थोड़ा आराम दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इनके ऊपर अटैक नहीं किया, इन्होंने मुझ पर अटैक किया था, ये केवल सेल्फ डिफेंस है और मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करने वाला। ये कहते लियोन इस लड़की के एकदम पास से पहुंच जाता है तो ये पता चलता है ये लड़की भी कुछ कम नहीं है, इसके हाथ में एक चाकू है और लियोन के एकदम पास से पहुंचने के साथ में ये सही मौका पाकर लियोन पर अटैक कर देती है। लियोन को इस टाइम पर इस अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। इस लड़की का अटैक जैसे लियोन के पेट पे पड़ता है उसके पेट पे हल्का सा घाव हो जाता है। फिर भी लियोन ने किसी तरीके से पीछे होकर अटैक को काफी हद तक डॉच कर लिया है, कम से कम उसकी जान तो बची गई है। वो उस लड़की से अच्छी खासी दूरी पर चल जाता है। लड़की दोबारा से अपने चेहरे के ऊपर एक इविल स्माइल लेकर लियोन तो बढ़ने लगती है और फिर कहती है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुम मेरे दोनों साथियों को खत्म कर पाओगे, क्योंकि हमें तो लगा था तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, भले तुमने किसी भी तरीके से मेरे दोनों साथियों को खत्म कर दिया हो, लेकिन अब तुम मारे जाने वाले हो। वो गोल्ड कॉइंस मेरे होके रहेंगे। अच्छा है अब उन्हें और कम बांटना पड़ेगा। इसी इविल फेस को देखकर लियोन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ये जो लड़की है ये इस टाइम पर कल्टिवेशन के 6th स्टेज पर है, जो कि उन दोनों बंदों से भी कहीं ज्यादा है। लियोन के लिए इससे फाइट करना कम से कम मुश्किल होने वाला है। तभी लड़की एकदम से बिजली की तीव्र रफ्तार से लियोन की तरफ भागती है, लियोन के पास में आकर उसके ऊपर जोर से अटैक कर देती है। नंबर 4 को अभी भी लियोन की चिंता हो रही होती है। वो इन जंजीरों को खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इन्हें खोल नहीं पा रहा। चिल्ला के लियोन से कहता है लियोन यहाँ से भागो, तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी इन लोगों से फाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इनके हवाले कर दो और अपने आप को बचा लो।
लियोन इस टेम्पर नंबर 4 को कोई भी रिस्पॉन्स देने की हालत में नहीं होता है। वो बस लगातार इस लड़की से पिटता जा रहा है। अभी फिलहाल तो लड़की अपने हाथों से अटैक कर रही है। लियोन के हाथ में उसकी तलवार छूट जाती है और जोर से चलकर एक पेड़ जाकर टकराता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से घायल हो चुकी है और अब लियोन को लगने लगता है कि यहाँ पर पक्के तौर पर वो मारा जाने वाला है, क्योंकि इस लड़की को वो किसी तरह खत्म नहीं कर सकता। लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा बेरहम भी है। लड़की अपने चक्कू के साथ में अब फाइनल अटैक करने के लिए लियोन के पास में आती है। अब की बार का अटैक सीधे लियोन के सर पे होने वाला है। वो एंड में उससे कहती है ये मेरा फाइनल अटैक है। ठीक इसी समय जैसे लियोन की बॉडी के अंदर जैसे कल्टिशन एनर्जी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, उसका इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसकी बॉडी के में एक अलग से कल्टिशन एनर्जी दिखाई दे रही है। तभी ये लड़की उसके सर के ऊपर पूरा अटैक कर देती है। उसका चक्कू लियोन के सर के ऊपर टकराता है और टकरा के वहीं के वहीं रुक जाता है। इसके अगले सेकंड लियोन की कल्टिशन एनर्जी के कारण उस चक्कू के टुकड़े हो जाते हैं। लड़की पूरी तरह चौंक जाती है। तभी लियोन अपने हाथ के अंदर कब से एनर्जी इकट्ठा करके एक जोरदार मुक्का लड़की के पेट में मार देता है और अब इसी के साथ में एक सेकंड के अंदर ये फाइट पूरी तरह बदल जाती है। लड़की उछलकर बहुत दूर जाए गिरती है। लियोन के इस एक मुक्के के अंदर बहुत ज्यादा जान थी। लड़की को खत्म करने के लिए पूरी तरह काफी है। ये लड़की जिस पत्थर से टकराती है उस पत्थर को पूरी तरह तोड़ देती है और इसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारे घाव हो जाते हैं और अब वो उठने की हालत में नहीं है। नंबर 4 ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का केवल क्यों रिलेम के सेकंड स्टेज पर है, इसकी पावर ज्यादा हो ही नहीं सकती। 6 स्टेज कल्टिवेटर को ये कैसे हरा सकता है, इसके एक मुक्के के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए। ये अगर अपने पूरी स्ट्रेंथ से भी इस लड़की को प्रोटेक्ट करता तो भी इस लड़की को कुछ नहीं होता। भले इस लड़के ने ये सब कुछ करके मेरी जान बचा ली हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान बच चुकी है ये सोचकर कभी से चौंका हुआ हूँ। सेम ऐसा ही हाल लियोन का भी होता है। वो खुद की पावर को देखकर चौंका हुआ है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी की सारी एनर्जी पहले पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शायद से ऐसा होता है जब मेरी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है तब एकदम से ड्रैगन फिस्ट की पावर अनलॉक होती है। मैं इसको केवल तभी यूज कर सकता हूँ जब बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी ना हो। इसके बाद में आज जब भी फाइट खत्म हो चुकी है, तीनों बैंडिट्स मारे जा चुके हैं, तब उसके बाद लियोन और नंबर 4 आग के पास में बैठ जाते हैं। लियोन नंबर 4 को बताता है कि उसका नाम हाउलू है। लियोन ने उसे अपना असली नाम नहीं बताया। इसके जवाब में नंबर 4 भी अपना नाम रिवील करता है। वो कहता है उसका नाम गुचैन है और उसे खुद की फैमिली उसे ढूंढ रही है। उन्होंने खुद के ऊपर एक अच्छा इनाम रखा है और इसी के साथ लियोन समझ जाता है कि गुचैन और उससे खुद की हालत एकदम सेम टू सेम है। दोनों को उनकी खुद की फैमिली ढूंढ रही है और वो दोनों इधर से उधर भटक रहा है। गुचैन आके बोलता है हाउलू मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है हम दोनों साथ में इस वर्क को अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तुम प्रोफाउंड सोर्स सेट तक जा रहे थे, भले ही अब हम 2 ही बचे हैं, लेकिन हमें सफर रोकना नहीं चाहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहता है। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे भी तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है हम दोनों साथ में इस सफर को कब से कंप्लीट कर पाएंगे। ये के तभी दोनों एक दूसरे हाथ में लाते हैं और सफर में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली 3 दिन बाद सीन देखते हैं। ये प्रोफाउंड सोर्स सेट के बाहर का सीन है जहाँ पर एक ऑफिसर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। इसके सामने काफी सारे कैलकुलेटर है। उन सभी से बोलने लगता है सभी कैलकुलेटर्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। हाँ तुम सभी को प्रोफाउंड सोर्स सेट के अंदर एंटर करने का मौका मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम सभी का प्रशिक्षण होगा। देखते हैं तुम में से कौन इसमें पास हो पाता है। इसके बाद हम पीछे की साइड में काफी सारे टेंट्स को देखते हैं। इन टेंट्स के अंदर ही हर एक कैलकुलेटर की चेकिंग की जा रही है। एक टेंट के अंदर से लियोन बाहर निकलता है और सामने वाले में से गुचैन वो बाहर आने के साथ में लियोन को देख कहता है देखो मैंने अपनी बॉडी के अंदर 7 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया है और यहाँ पर जितने भी कैलकुलेटर है मैं उन सभी में से सबसे टॉप रैंक पर हूँ। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? लियोन कहता है कुछ खास नहीं है, मैंने केवल 3 मेरिडियन को अनलॉक किया है और क्योंकि मैं क्यू रिलेम के सेकंड स्टेज पर हूँ तो इसलिए मैं सबसे लोएस्ट रैंक पर हूँ, सबसे कमजोर कैलकुलेटर में से एक। गुचैन बोलता है कि सच में तुम इतने कमजोर हो, लेकिन उस टाइम पर तो कितनी अच्छी तरह फाइट कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास केवल 3 मेरिडियन है, ऐसा कैसे हो सकता है? लियोन हंसते हुए इस सवाल को पूरी तरह टाल देता है। तो पीछे की साइड में कुछ और कैलकुलेटर होते हैं जिन्होंने इस बात को सुन लिया है। वो हंसते बोलते हैं हाँ ये तो एकदम कचरा है, यहाँ पर किस तरीके से टिक पाएगा? इससे लगता है हमारे होते हुए ये प्रोफाउंड सोर्स सेट के अंदर एंटर कर सकता है। बच्चे तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम एकदम कचरा हो, तुम्हें सेक्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। लियोन अब की बात भी इन्हें कुछ खास जवाब नहीं देता। वो बस हंसते हुए से आगे बढ़ जाता है और धीरे से उनसे कहता है कॉम्पिटिशन में मुलाकात होगी, देखते हैं कौन यहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। वैसे लियोन चाहे तो इनको बता सकता है कि उसके पास में इनहेरिटेड मेरिडियन है, जिसको बताने के साथ में वो अपने आप ही टॉप टियर में पहुंच जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं चाहता। इसके बाद में इस कॉम्पिटिशन आगे बढ़ाया जाता है जहाँ पर टोटल 6000 कैलकुलेटर्स है। प्रोफाउंड सोर्स सेट का एक कल्टिशन मास्टर भी इस जगह मौजूद है। वो इन सारे 6000 कैलकुलेटर से बोलने लगता है तुम सभी ने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन फर्स्ट टेस्ट को पास करना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट तो हर कोई पास कर लेता है, लेकिन अगर तुम्हें प्रोफाउंड सोर्स सेट के अंदर एंट्री करनी है तो तुम्हें एक और टेस्ट को पास करना पड़ेगा, जहाँ पर हर एक के लिए जगह नहीं है। तो तुम में से केवल 1000 कैलकुलेटर ही होंगे जिनको प्रोफाउंड सोर्स सेट के अंदर ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। यहाँ पीछे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर टोटल 1000 पत्थर है और उनमें से हर एक पत्थर प्रोफाउंड सोर्स सेट के अंदर एक जगह को दर्शाते हैं। तुम सभी 6000 कैलकुलेटर्स को इन्हीं 1000 जगहों के लिए फाइट करनी है। तुम में से जो कोई भी एंड तक इन पत्थरों पर टिका रह पाएगा उन सभी को प्रोफाउंड सोर्स सेट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ये टेस्ट पूरे 30 मिनट तक चलेगा। 30 मिनट बाद में जो कोई भी इन पत्थरों के पास रह पाया उन सभी को एंट्री मिल जानी है। ये सुनने के साथ ही लियोन और गुचैन सबके सब अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। दोनों ही सोचने लगता है यहाँ पर 1000 पत्थर है और 6000 कैलकुलेटर, मतलब 6 में से एक कैलकुलेटर को ही एंट्री मिलेगी।
हर एक कल्टिवेटर्स को इन पिलर्स के ऊपर टिके रहने के लिए बाकी 6 कल्टिवेटर से फाइट करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई वीक कल्टिवेटर और भी काफी कल्टिवेटर से फाइट करे, जो कि वीक समझकर कोई दूसरे कल्टिवेटर भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसी समय दोबारा से मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहने लगता है, बस अब ये टेस्ट शुरू होने वाला है, सबके सब तैयार हो जाओ, टेस्ट बिगिंस। उसके तक कहने के साथ में सभी कल्टिवेटर भागना शुरू कर देते हैं। वो सब के सब इन पत्थरों के पिलर की तरफ भाग रहे हैं और सबने अपनी जगह रोक ली है। लियोन और गुचेन इस टाइम थोड़े पीछे हैं। गुचेन लियोन से बोलता है, हाउलू हमें तेजी से इनमें से किसी एक पत्थर के ऊपर अपना स्वामित्व सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर काफी सारे पत्थर है जो कि अभी भी खाली है, जल्दी से जाकर एक को पकड़ लो। ये कहते गुचेन भी अब तेजी से जाकर एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे पीछे 2 और कल्टिवेटर होते हैं जो कि उसके पत्थर पांव रखने के साथ में तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। अभी तो कॉम्पिटिशन शुरू हुए केवल कुछ सेकंड हुए हैं और अभी से फाइट शुरू हो चुकी है। गुचेन तेजी से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उन सभी को दूर फेंक देता है, जैसे वो इन सभी से कह रहा हो कि ये पत्थर तो उसका हो चुका है, कोई और जाके ढूंढो। गुचेन के पहले अटैक में ये सारे कल्टिवेटर काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इसी समय एक दूसरा कल्टिवेटर जिसके हाथ में बड़ी सी एक्स होती है वो उससे उस पर अटैक करता है, लेकिन गुचेन को हटाने के लिए इतना भी काफी नहीं है। वो बड़ी सैन से अपनी स्वॉर्ड की पिछले साइड से उस जेल पर गिरा देता है और इसी के साथ में गुचेन को एक बड़ी समस्या समझ में आती है। उसे समझ में आता है कि उसने सबसे पहले इस पिलर के ऊपर कब्जा करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसे पूरे 30 मिनट तक इस पिलर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। कल्टिवेटर्स लगातार उस पर अटैक करते जाएंगे, इसलिए 30 मिनट तक इसको कब्जे में रखना और साथ में अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना कब तक मुश्किल होने वाला है। इसके हम डायरेक्टली 30 मिनट बाद देखते हैं गुचेन अभी भी इसी पत्थर के ऊपर टिका हुआ है। उसने लगभग 9 कल्टिवेटर्स को पीटा है जिनकी लाशें नीचे की साइड में पड़ी हुई है। इन्हीं लाशों को देखकर वो कहने लगता है, तो तुम थे वो सब जो कि यहाँ पर इस पिलर को कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन तुम में से कोई भी जीत नहीं सकता। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट के अंदर तो मुझे एंट्री मिलेगी। वैसे हाउलू कहाँ पर है, क्या वो अंदर तक टिकवाया? ये कहते हुए गुचेन जल्दी साइड में देखता है। उसे अपने बगल वाले में हाउलू दिखाई दे जाता है जो कि अभी भी एक पिलर के ऊपर बड़ी से खड़ा हुआ है और नीचे की साइड में काफी सारे कल्टिवेटर है। यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे उन सभी से मैक्सिमम ने हाउलू के ऊपर अटैक किया था, मतलब लियोन पर अटैक किया था, क्योंकि इन सभी कल्टिवेटर्स के हिसाब से लियोन सबसे ज्यादा कमजोर है। उन्हें लगा था वो बड़ी सैन्य से लियोन को ऐसे हटा देंगे। लियोन ने इन लाशों को दिखाते हुए कहने लगता है, मैंने लगभग 50 ज्यादा कल्टिवेटर्स को पीटा है और यहाँ पर तो मुझे अपने वेपन भी यूज करने नहीं पड़े, ये तो बहुत कमजोर थे। इसके बाद में अब लियोन भी गुचेन को दिखता है और उसे कहता है, गुचेन कैसे हो, तुमने कितनों को पीटा? और ये सुनने के साथ ही गुचेन का मुंह बन जाता है। वो सोचने लगता है मेरा लेवल इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं केवल 9 को ही पीट पाया। इसी समय कल्टिवेशन मास्टर की आवाज आती है, टाइम खत्म हो चुका है। जो कोई भी इस पिलर के ऊपर है उन सभी को प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट के अंदर एंट्री मिल जाती है, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। वैसे अभी हमें लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा कल्टिवेटर्स अभी भी इस राउंड के अंदर बच चुके हैं, इसलिए कुछ और फिल्टर्स करने पड़ेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है, 2 और राउंड्स को इस मैच में ऐड किया जाता है। अगले राउंड के अंदर केवल 500 लोग पास होंगे और फिर उन 500 को उसके अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। अभी भी यहाँ पर आप लोगों का काम एकदम सेम है, आपको अभी भी इन्हीं पिलर्स के ऊपर टिके रहना है। राउंड यहीं पे शुरू होगा और इस राउंड का नाम है बॉडी रिफाइनमेंट राउंड और इस राउंड को तुरंत अभी शुरू किया जाता है। मास्टर के इतना कहने के साथ में वहाँ की जमीन तेज से गर्म होने लगती है। नीचे की साइड से बहुत तेज गर्म हवा है ऊपर की तरफ आ रही है। इन हीट वेव्स को देखकर गुचेन बुरी तरह घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये किस तरह की हीट वेव्स है। वहीं दूसरी तरफ वो कल्टिवेटर्स जो कि अभी तक पूरी तरह थके हुए होते हैं, उनके ऊपर कौन से दूसरे कल्टिवेटर्स अटैक किया होता है जो अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाए होते हैं। वो पूरी तरह कांप जाता है। इनकी बॉडी फर्स्ट हीट वेव को सर्वाइव नहीं कर पाती। वो तुरंत ही हीट वेव के पड़ने के साथ में उस पत्थर के ऊपर से नीचे गिर जाता है। गुचेन तुरंत ही अपनी जगह बैठ जाता है, अपना कल्टिवेशन करने लगता है, अपनी बॉडी की एनर्जी को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करता है और साथ में उसे लियोन की भी चिंता हो रही होती है। वो सोचने लगता है हाउलू किस तरीके से अब सर्वाइव कर पाएगा। मेरा कल्टिवेशन लेवल तो कुछ ज्यादा हाई है, मैंने सेन मेरिडियन को अनलॉक कर रखा है, लेकिन उसके पास में इस तरह कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अब तक तो वो इस पिलर के ऊपर से नीचे गिर चुका होगा। ये कहते गुचेन हल्का साइड में देखता है, उसे पास में लियोन दिखाई देता है जो कि आराम से अपने पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है, बल्कि वो तो कल्टिवेशन भी नहीं कर रहा, वो बड़े आराम से जैसे सो रहा है। इस हीट वेव का उसकी बॉडी पर कुछ खास इफेक्ट नहीं हो रहा और ये देखकर गुचेन जाके फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बलक किस तरह का इंसान है, हमारी बॉडी पूरी तरह से कांप जा रही है और ये आराम से यहाँ पर सो रहा है। इससे यहाँ पर इन पत्थरों के ऊपर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। इसके बाद में 25 मिनट्स और बीत जाते हैं। 25 मिनट्स के अंदर ही 500 कल्टिवेटर्स यहाँ से बाहर हो चुके हैं। वैसे तो ये राउंड भी 30 मिनट तक चलना था, लेकिन क्योंकि 500 कल्टिवेटर 25 मिनट में बाहर हो गए तो इस राउंड को ये 25 मिनट में खत्म कर दिया जाता है। मास्टर कहने लगता है तो सभी को खुश होना चाहिए, तुम्हें ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करना पड़ा। अब यहाँ से तुम सब के सब नेक्स्ट राउंड में जाओगे और अब इसी के साथ में मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। यहाँ से अगला राउंड सीधे सेक्ट के अंदर होगा और तुम सभी बच्चे कल्टिवेटर्स सीधे सेक्ट में जाने वाले हो। ये तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी खबर है, यानी तुम सब के सब प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट के डिस्पल बन चुके हो और अब तुम सबके सब खुश हो सकते हो। ये सुनने के साथ ही सभी कल्टिवेटर काफी खुश जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बुरी तरह थके हुए हैं इसलिए उनके चेहरे के ऊपर कुछ खास रिएक्शन आते नहीं है। वो बस अब किसी तरीके से खुद की बॉडी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ लियोन आराम से नींद लेके उठा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ी सैनी से इन दोनों राउंड को सर्वाइव कर गया। नींद से जागने के बाद में वो बाकी कल्टिवेटर को देख के सोचने लगता है ये सब के सब पूरी तरह थक चुके हैं, लेकिन मेरे को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। मेरे को अपनी इनहेरिटेड मेरिडियन का भी यूज नहीं करना पड़ा और ना ही ड्रैगन ब्लड लाइन का यूज करना पड़ा। मैं अपनी 3 नॉर्मल मेरिडियन के साथ में जब बड़ी सैनी से सर्वाइव कर गया हूँ। ये राउंड उतना ही मुश्किल नहीं था। इसके बाद में हम एक फ्लैगशिप को देखते हैं जो कि प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट की है।
जहाँ पर ये डेसिबल्स को लेने के लिए आई हुई है। लियोन और गु चेन भी इसी शिप के ऊपर है और यहाँ से तेजी से उठते हुए सेट की तरफ जा रहा है और सेट को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर एंटर करने के लिए इतने सारे कल्टिवेटर्स अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार क्यों थे। ये सेट दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है और पिलर के ऊपर बसा हुआ है, काफी सारे शानदार पहाड़ है और जो मेनली सेट है वो सारा का सारा बादलों के भी ऊपर की साइड में। यहाँ पहुंचने के साथ में इन सभी को अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर एक मास्टर इनसे कहने लगता है आप में से जो कोई भी है जो कि इनर डिस्प्ले बन चुका है वही यहाँ से आगे जाए, जो आउटर डिस्प्ले है वो यहीं पे रुक जाए। यहाँ से अंदर आउटर डिस्प्ले जाने की परमिशन नहीं है और इसी के साथ में जितने भी इनर डिस्प्लेस होते हैं वो सभी सब अंदर चल जाते हैं। लियोन यहाँ पर बाहर ही खड़ा हुआ है और गोचेन यहाँ पर नहीं है, मतलब गोचेन इनर डिस्प्ले बन चुका है और यहीं से इन दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। सामने तरफ मास्टर अभी अपना लेक्चर जारी रखता है, वो आके बोलता है आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी आप सभी को दोबारा से मौका मिलेगा इनर डिस्प्ले बनने का। अभी इस टाइम पर जो इनर और आउटर का सिलेक्शन किया गया है यह भी कल्चर लेवल के हिसाब से किया गया है। अगले 3 महीने बाद में आपको दोबारा से मौका मिलेगा अपनी काबिलियत साबित करने का। 3 महीने बाद एक असेसमेंट होने वाला है जिसके अंदर इनर डिस्प्ले और आउटर डिस्प्ले दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और जो कोई भी काबिल होगा उसको इनर डिस्प्ले बनाया जाएगा। ये कहने के बाद वो मास्टर वन चला जाता है और लियोन सोचने लगता है हर एक सेट के अंदर इनर और आउटर डिस्प्ले के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो आउटर डिस्प्ले होता है इन्हें अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह से अपने हिसाब से करनी होती है। इन सेक्ट्स के अंदर कोई भी इन्हें गाइड नहीं करता, कोई भी इन्हें पिल्स आके नहीं देता और ना ही किसी और तरह की सहूलियत मिलती है, हम सब कुछ अपने आप ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हें डिस्प्ले को हर एक चीज मिलती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर कंडीशन की पिल्स और इसके अलावा जो कुछ भी उन्हें चाहिए होता है वो सब कुछ उन्हें लाके दिया जाता है। इस वजह से इन्हें डिस्प्ले ज्यादा अच्छी तरीके से अपना कंडीशन कर पाते हैं कंपेयर टू आउटर डिस्प्लेस। मुझे पूरा यकीन है मेरे को किसी तरह गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को आसानी से इनर डिस्प्ले बना लूंगा। वैसे तो गोचन को डायरेक्टली इनर डिस्प्ले बना दिया गया है क्योंकि उसने अपनी बॉडी की 7 मेरिडियंस को अनलॉक कर रखा था। मुझे अब अगले 3 महीने अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बाद में मैं भी उसके बराबर पहुंच जाऊंगा और मुझे एक अच्छा इनर डिस्प्ले बनाया जाएगा। यही सोचते हुए लियोन वहाँ सामने की तरफ इनर सेट की तरफ देख रहा होता है और फिर अब जब यहाँ की सभा खत्म हो जाती है तो उसके बाद में ये सारे कल्टर जिस जगह पर रहने वाले हैं उस जगह पहुंचते हैं। एक तरीके से इनका हॉस्टल है। सभी आउटर डिस्प्ले को वेलकम गिफ्ट के तौर पर कुछ पिल्स दी गई है। ये कुछ कल्टिवेशन पिल्स है जो कि क्यू कंडेंसिंग में काम आएगी। यही सोचते हुए लियोन अपने रूम के पास से पहुंच जाता है और जल्दी से अंदर की तरफ एंटर करते हुए बोलने लगता है ये मैं हूँ तुम्हारा नया रूममेट। अंदर की तरफ बैठे हुए बंदे को लियोन से बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। वो कहने लगता है तुम चाहे जो कुछ भी हो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरे से मेरी पिल छीनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लियोन कहता है मेरे नाम वैसे हाउलू है लेकिन चलो ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी तो। ये कितने सोचने लगता है कितना अजीब सा बंदा है, कितना अजीब सा रूममेट मिला है मुझे। इसके बाद हम सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी है, लियोन सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब लियोन काफी लंबे टाइम तक बातें सुन रहा होता है वो गुस्से में बाहर आता है और चिल्लाते बोलता है किसकी हरकत है ये, कौन सुबह सुबह शोर मचा रहा है। ये कहते जो बाहर देखता है बाहर काफी सारी भीड़ होती है। इसे देखकर वो इनमें से एक से पूछने लगता है यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। वो बंदा बताता है शायद तुम भी यहाँ पर नए आए हो। परफॉर्म शॉर्ट सेट के अंदर हर साल यही सेम चीज रिपीट की जाती है, स्पेशली आउटर सेट के अंदर। इस टाइम पर आउटर सेट के सभी डिस्प्लेस को स्पेशल टाइप की क्यू कंडेंसिंग पिल दी जाती है और ठीक इसी टाइम पर वुनिंग यहाँ पर आ जाता है हमसे उन पिल्स को छीनने के लिए। ये गुंडे टाइप का कल्टिवेटर है और बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये अपनी पावर को बहुत गलत तरह से यूज करता है, हमसे हमारी सारी पिल्स छीन के ले जाता है। अभी फिलहाल एक कल्टिवेटर ने इसे पिल देने से मना कर दिया और अब उसको इस तरीके से पीटा जा रहा है, उसे कितना बुरा पीट रहा है। जिसमें लियोन सामने तो दिखता है, वुनिंग चिल्लाते बोलता है तो नहीं देगा मुझे पिल मत दे, अब मैं तेरे को बुरी तरह से पीटूंगा और फिर जब तुम मर जाएगा तब तेरे से पिल लेके चला जाऊंगा, तब तुम मुझे जितना रोक सके उतना रोकने की कोशिश करना। इसके बाद में लियोन उस कल्टिवेटर की तरफ दिखता है जो कि बुरी तरह से पिट रहा होता है, उसके मुंह से खून बह रहा है। तभी लियोन से पहचान जाता है कि वही कल्टिवेटर है जो कि लियोन का रूममेट है। इसने लियोन को तो पूरे जोश में बोल दिया मैं अपनी पिल नहीं दूंगा, लेकिन वुनिंग के ऊपर काम नहीं करेगा। वुनिंग ने इसको पीट दिया है और अब इससे इतनी बुरी तरह पिटने के बाद में उसे खुद ही बोलने लगता है ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वुनिंग बोलता है बहुत अच्छे, अगर तुम मुझे पिल पहले दे देते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी समय वुनिंग कंधों के ऊपर कोई हाथ रखता है और फिर उसे कहने लगता है सीनियर ब्रदर वुनिंग, मेरे को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये लड़का जिसको आप पीट रहे हो ये मेरा रूममेट है और आप इससे इसकी पिल छीनने की कोशिश कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता ये रूल के खिलाफ है, आप किसी से इस तरीके से उसकी पिल नहीं छीन सकते। वुनिंग लियोन के हाथों झटकते हुए बोलने लगता है तुम मेरा वो बंद रखो, मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश मत करो, मैं किसी भी रूल को नहीं मानता। यहाँ पर वही रूल है जो कि मैं बनाता हूँ और जो मैं करता हूँ। वैसे शायद से तुम भी इस जगह पर एक नए डिस्प्ले हो, तुम्हें सिखाना पड़ेगा सीनियर से किस तरह से बात की जाती है, सीनियर के सामने मुंह बंद रखना चाहिए। लियोन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे सिखाओगे, एक बार कोशिश करके देखो। तभी वुनिंग लियोन की तरफ हाथ सामने तरफ करता है और उसे क्या लगता है यहाँ नीचे मेरे पैरों की तरफ देखो, तुम्हारी नजर मेरे पैरों की तरफ ही होनी चाहिए। इसी समय लियोन वुनिंग जिस हाथ से अपने पैर की तरफ इशारा कर रहा होता है उस हाथ के ऊपर जोर से टक्कर देता है, हाथ पे तेज से खून बहने लगता है। सभी कल्टिवेटर जो कि आसपास में होते हैं जिनमें से अभी तक किसी भी हिम्मत नहीं होती है कि वुनिंग को कुछ भी बोल सके, वो ये देखकर काफी चौंक जाता है। इनमें से बोलने लगता है ये क्या हो गया, इस लड़के के अंदर तो बहुत हिम्मत है, इसने डायरेक्टली वुनिंग के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी समय जो वुनिंग के साथी होते हैं उसे संभालने लगता है एक चमचा जो ज्यादा ही बड़ा चमचा है, वो आगे बढ़ते बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे सीनियर के ऊपर अटैक किया। लियोन कहता है ये करने के लिए मुझे तुम्हारे सीनियर ने कहा था, उसने कहा था वो जो कुछ भी करता है वही रूल बन जाता है, जिसका मतलब अगर वो किसी को पीट सकता है तो हम भी किसी को पीट सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी गलत किया है मैंने उसको पीट दिया,
ये सुनने के साथ में वुनिंग को बहुत गुस्सा आता है। उसके ईगो के ऊपर बहुत जोर चोट लगती है। उससे कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते वुनिंग ने अपने हाथ के अंदर कम सारी कल्चर एनर्जी को इकट्ठा किया होता है और ये देखकर आसपास से बाकी डिस्पल बोलने लगता है ये देखो ये क्या हो गया, वुनिंग बहुत ताकतवर है। वो इस टाइम पर क्रू कंडीशन के 5th स्टेज पर है जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है। ये लड़का तो अब बुढ़ते पिटने वाला है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस लड़के के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी डर नहीं है। इस टाइम पर लियोन इस हाथ के ऊपर जोर से मुक्का मारता है। उसने भी हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा की है और जब ये दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं वुनिंग के मुक्के के अंदर बहुत कम पावर होती है। वो लियोन को मुक्का पड़ने के साथ में जोर से दूर उछल जाता है और सीधे जाकर पीछे एक दीवार के ऊपर टकरा जाता है। वुनिंग के बाकी साथी दोबारा से संभालने के लिए भागते हैं। वुनिंग का अब दूसरा साथी भी जा चुका है। पहला तो पहले जा चुका था, अब दूसरा भी गया। इस टाइम पर इसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बचपन तक गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वुनिंग नंबर गेम खेलने की कोशिश करता है। वो अपने सारे साथियों से कहता है सब के सब इस लड़के को प्रोटेक्ट करो, मैं चाहता हूँ इसके दोनों हाथों काट दी जाए। और अब इस तरीके से 3 कल्टिटर लियोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। तीनों के पास में कल्टिशन की काफी अच्छी एनर्जी है, लेकिन लियोन इनमें से किसी एक पे अटैक करता है। एक को इतने जोर से मुक्का मारता है वो पीछे की साइड में बाकी दोनों टकरा जाता है और इसी तरीके से लियोन के एक मुक्के में तीनों कल्टिटर ढेर हो जाते हैं और ये तीनों भी अपने मास्टर के बगल में आगे गिरते हैं। वैंग अपने साथियों की ऐसे तो देख रहा होता है और अपने साथियों की चिंता करने के बजाय वो ये सोच रहा होता है इस लड़के के अंदर इतनी पावर है कैसे, ये तो अभी अभी सेक्ट के अंदर आया है। इसी समय बाकी कल्टिटर्स जो कि आसपास में होता है उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। इनमें से चिल्ला कहता है इसने हमसे हमारे सारे पिल्स छीन लिए हैं, हमारे सारे पिल इसके पास में। वैंग ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब तुम्हारी दादागिरी और बिल्कुल नहीं चलेगी। और ये सुनकर वैंग और तो घबराने लगता है। तभी लियोन इसके तरफ बढ़ते हुए इससे बोलने लगता है तुम्हारे पास जितनी पिल है जिसके से भी तुमने जो भी पिल ली है वो सब के सब उनको वापस करो। वैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पिल वापस करो, तुम चाहते हो मैं उनको पिल्स वापस कर दूं। ये कहते वो अपने पाँव के अंदर एक छोटी सी छेद करता है। उसके पाँव के अंदर से कोई कीमती चीज बाहर निकल आती है। इसके बाद वो आगे चिल्ला कहता है सपने देखो और मर जाओ। ये कहते अपने हाथ को पूरी तरह से घुमाकर अपने पाँव से लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। लियोन को इस अटैक की पूरी उम्मीद होती है, वो जोर चलकर अटैक को डॉच कर लेता है। लियोन यहाँ सीधे वैंग के पाँव के ऊपर लैंड करता है और उस पाँव को तोड़ देता है और फिर उससे कहता है जल्दी से जो पिल्स तुम्हारे पास में है जिसके से भी तुमने क्यू कंडेंसर की पिल ली है उसको लौटा दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी एक टांग को तो तोड़ चुका हूँ, दूसरी टांग भी तोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे पास में जो खुद की क्यू कंडेंसिंग पिल है तुम वो भी मुझे दोगे, यही तुम्हारी एक्स्ट्रा पनिशमेंट है। वैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ऐसा करते हैं जितनी पिल मेरे पास में है उसकी आधी तुम रख लो, अगर तुम वापस समय बंटवा दोगे तो तुम्हारा क्या फायदा। इस सिस्टम में लियोन वैंग की जो टांग पहले से टूटी हुई थी उस टांग के ऊपर दोबारा स्ट्राइक करता है। उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है और फिर लियोन से कहता है मैंने कहा ना पूरी पिल्स लौटा दो, मैं तुम्हारी किसी भी ऑफर को सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैंग बोलता है अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहते हो बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं सारी पिल लौटा दूंगा। ये कहते हुए लियोन को सारी पिल्स लौटा देता है। लियोन से पिल्स ले लेता है और फिर कहता है आखिर ये काम तुम पहले कर देते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे काफी लंबे टाइम से किसी को पीटने का मन कर रहा था, अब इच्छा पूरी हो गई। अपना ही डायलॉग किसी और की मुंह से सुनकर वैंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है इस लड़के ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसने पहले तो मुझे इतनी बुरी तरह पीटा, इस तरीके से मेरी इंसल्ट की और मुझसे मेरी क्यों कंडीशन की पिल भी ले ली। इस लड़के को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसको इसकी करने की सजा मिलेगी। इसके बाद में ये आउटर सेक्ट के अंदर जितने भी डिस्पल होते हैं ये सब के सब इस जगह पर एक लाइन बना लेता है। लियोन यही करके इन सभी को इनकी पिल लौटा देता है और ये सब के सब लियोन को अपना हीरो समझने लगते हैं। लियोन को काफी तारीफ करने लगते हैं, सब लियोन को थैंक यू कहते हैं और साथ में उसका नाम भी चलाने लगता है हाउलू। लियोन ने इन सभी को भी अपना गलत नाम ही बताया और अब सबके सामने वो हाउलू के नाम से ही फेमस है। इसी समय वो कल्टिटर जो कि लियोन का रूममेट है वो हाउलू के बारे में सुनकर अपने आप को एकदम ज्यादा खुशी महसूस कर रहा होता है। वो सोचने लगता है ये तो ताकतवर कल्टिटर मेरा रूममेट है, मेरे को उससे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं सेट के अंदर आया हूँ जितना हो सके उतना ताकतवर बनने के लिए और अब मेरा रूममेट इतना ताकतवर है मैं उससे काफी कुछ सीख पाऊंगा। मुझे कोशिश करनी होगी किस तरीके से उस दोस्ती को बढ़ा सकूं, उससे दोस्ती बढ़ाना मेरे काफी काम आएगा। यही सोचते हुए लियोन के पास में आता है, वो उसे कहने लगता है मिस्टर हाउलू प्लीज यहाँ देखिए, ये मैं हूँ आपका रूममेट, मेरा नाम जीमो है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल रात को मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लगा था आप वहाँ पर मुझसे मेरी पिल छीनने के लिए आए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आज मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर इस सेट के अंदर बड़ी मुश्किल से आया हूँ और जब कोई मुझसे मेरी पिल छीनने की बात करता है और किसी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया तब से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसी डर के कारण आपसे ये सब कुछ कह गया। तभी लियोन से हंसते हुए बोलता है नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है, वैसे मेरा नाम हाउलू है, कल हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था, चलो आज हो गया। यहाँ से हम आउटर सेट के एनफोर्समेंट होल का सीन देखते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इनर डिस्पल और आउटर डिस्पल दोनों आ सकते हैं, जिनकी बीच की कड़ी है और यहीं पर ही चारों कल्टिटर अपनी शिकायत लेके आ चुके होते हैं। ये हाउलू के बारे में शिकायत करने वाले हैं। यहाँ सामने की तरफ तख्त पे एक बंदा बैठा हुआ होता है, इसका नाम है हुआंग जो कि एक इनर डिस्पल है और इसके साथ में एक और कल्टिटर खड़ा है जिसका नाम है होंगली और ये आउटर डिस्पल है। दोनों ही इस ऑफिस के मेंबर्स है और इस ऑफिस के मेंबर्स होना काफी ज्यादा बड़ी बात होती है और यही वो दोनों बंदे हैं जिनके दम पर वैंग अब तक जो कुछ भी कर पा रहा था कोई भी उसे रोकना नहीं था, लेकिन अब तो वैंग को किसी ने रोक दिया है, इसलिए वैंग से अपना आकर शिकायत करने लगता है। वो सब कुछ बता देता है जिस तुमको होंग वैंग पर हिस्से लगता है। वो सब कहता है क्या बात है, एक लड़के ने तुम्हें पीट दिया,
क्योंकि अभी भी सेट के अंदर आया था। तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं एक इनर डिस्पल हूँ। आउटर सेट के इस छोटे मोटे बखेड़ों के अंदर मैं इससे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। वेंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, यानी इसका मतलब हम जो इतना बुरी तरह से पीटा गया ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। होंग कहता है नहीं, तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अभी फिलहाल 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम सारे मेरे चेले हो और तुम्हारे साथ में कोई भी गलत तरीके का बिहेव नहीं कर सकता है। 1 महीने बाद में आउटर सेट के जितने भी नए डिस्पल्स आए उन सभी को एक एडवेंचर दिया जाएगा और उस एडवेंचर को मैं ही सुपरवाइज करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी नए डिस्पल्स होते हैं उनके साथ में एक पुराने डिस्पल को भेजा जाता है जो कि इनर सेट से बिलोंग करता है। तो वो इनर सेट का डिस्पल मैं होऊंगा, उसको उसकी की सजा जरूर से मिल के रहेगी। ये सुनने के साथ में ये तीनों डिस्पल कब से खुश जाते हैं, उनके चेहरे के ऊपर स्माइल साफ दिखाई दे रही है। फिर शायद से वैंग भी खुशी है, लेकिन उसे पट्टियां बांध रखी है, उसे खुशी दिखाई नहीं दे रही। लियोन ने इसकी बॉडी को बहुत बुरी तरह तोड़ा है, पूरी बॉडी की ओर पट्टियां बंधी हुई है। इसके बाद में एक टाइम लैप्स शुरू होता है 1 महीने बाद का। लियोन का कंडीशन अभी भी जारी है, वो इस टाइम पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रात हो चुकी है। उठते हुए कहने लगता है पिछला 1 महीना काफी शानदार था, मैंने काफी अच्छे तरीके से अपना कल्टिवेशन किया। अब कल वो एडवेंचर है, इस एडवेंचर पे जाना हर एक कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो कोई भी इस एडवेंचर पे नहीं जाएगा उसको इनर आउटर सेट का वो एग्जाम जो कि 2 महीने बाद में होने वाला है उसके तो पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटरिटी बन जाता है। 1 महीने पहले जब मैंने कल्टिवेशन शुरू किया था तब उस टाइम पर मैं क्यू कंडीशन के 2nd स्टेज पे था और अब मैं 3rd पे पहुंच चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने अपनी 4 मेरिडियन को ठीक कर लिया है। ये सब कुछ हुआ है उन दोनों पिल से कारण। मैंने 1 महीने पहले जब अपनी पावर को टेस्ट किया था तब मैं अपनी पूरी ताकत से एक बड़े से पत्थर को तोड़ पा रहा था। अब मैं दोबारा से अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए लियोन एक बड़े से पत्थर के पास में आता है और उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। लियोन का मुक्का पड़ने के साथ में उस पत्थर के टुकड़े हो जाता है, उसका नामो निशान वहां से गायब हो चुका है और न केवल पत्थर टूटता है बल्कि काफी बड़ा एरिया जो कि आसपास में होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस रिजल्ट को देखकर लियोन काफी खुश है। इस देखकर वो कहने लगता है मेरे को इस बार केवल भी हाफ एनर्जी यूज करना पड़ा और उसकी मदद से ही मैं इस पत्थर को पूरी तरह तोड़ दिया हूँ। और अभी से ही अपनी इस प्रोग्रेस को देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं अभी से उस एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ। इसके बाद हम सीधे अगले दिन सीन देखते हैं। एडवेंचर का दिन आ चुका है, एक बड़ी शिप यहाँ पे खड़ी हुई है और सभी डिस्पल्स को इसी शिप के अंदर चढ़ना है। यहाँ पर एक डिस्पल जो कि अंदर की साइड में होता है वो चिल्ला रहा होता है हाउलू तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। ये सुनकर हाउलू जो कि पहले से उस शिप के अंदर होता है मतलब लियोन, वो भागकर उस डिस्पल के पास में आता है और उसके लगता है देखो मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ सामने की तरफ 2 सीनियर खड़े हुए हैं, ये हुआंग है और हुआंग के साथ में होंगली भी है। हुआंग लियोन को देखकर उसे कहने लगता है मेरी बात तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो, यहाँ पर ये मिशन पूरी तरीके से मेरे अंडर में होने वाला है जहाँ पर मैं तुम्हारा लीडर हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। और ये कहते लियोन सोच रहा होता है ये बंदे मेरे कुछ खतरनाक से लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये मेरे प्रॉब्लम्स को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। इसके बाद सफर शुरू हो जाता है, शिप आगे बढ़ती है और शिप को ऐसे आगे बढ़ते हुए 1 दिन हो चुका है। अगले दिन हुआंग अपने लेक्चर को दोबारा शुरू करता है। वो सभी कल्टिवेटर से बोलने लगता है कल्टिवेटर्स तैयार हो जाओ, हम सी जगह पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है जॉर्ज फॉरबिडन एरिया, जो कि एक काफी खतरनाक एरिया है, कम से कम नए कल्टिवेटर्स के लिए तो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर इस जगह पर आपको काफी सारे बीस्ट देखने को मिलेंगे। हर एक डिस्पल को इस एडवेंचर के तक पास होने के लिए कम से कम 3 बीस्ट कोर लेके आने पड़ेंगे और वो तीनों बीस्ट कोर अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए। अगर आप में से कोई भी इस क्वालिफिकेशन को पार नहीं कर पाता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा इस साल होने वाले इनर आउटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का। ये ट्रेनिंग 5 दिन चलने वाली है। 5 दिन बाद में आप सभी को दोबारा से इस जगह पर लौटना होगा और आपके 5 दिन आज से शुरू होते हैं। ये सुनने के साथ में सभी कैलेंडर जो चलाते हैं हाँ बिल्कुल हम समझ गए। शिप को जमीन पर उतारा जाता है, सभी कैलेंडर एक करके शिप से नीचे उतर रहे हैं। तभी हुआंग लियोन के पास में आता है और उससे कहने लगता है लियोन तुम पूरे समय मेरे साथ में रहना, क्योंकि तुम्हारा कंडीशन लेवल बहुत ज्यादा वीक है। अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो सेफ रहोगे और यहाँ से हम तीनों का एक अलग ग्रुप होगा। हम अलग तरीके से काफी ताकतवर बीस्ट पर अटैक करेंगे और उनकी कोर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। ये कहने के साथ में ये तीनों अब शिप से नीचे उतरने लगता है। होंग लियोन में कहता है तुमने सुना ना हम तुमसे क्या कहा, पूरे समय हमारे साथ में रहना, हमसे दूर मत जाना। लियोन हमें से रिलाता है और सोचा लगता है मुझे इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कुछ ज्यादा खतरनाक है, जैसे मेरे साथ में कुछ ज्यादा फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे कहा गया था वो नैंग जिसको मैंने कुछ टाइम पहले पीटा था उसे इस सेक्ट के कुछ इनर डिस्पल सपोर्ट करता है और वो जरूर से इस एडवेंचर के अंदर मेरे से तो अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है यही वो इनर डिस्पल है जिसकी वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता है। हो सकता है अचानक से मुझ पर अटैक कर दे, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। इसी के साथ ही इन तीनों का सफर शुरू हो जाता है। तीनों तेजी से जंगल के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लियोन को अभी भी इनके भरोसा नहीं है, वो इनसे थोड़ी दूरी बनाए हुए है और ऐसे आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके जंगल की एकदम गहराई में जा रहे हैं। लियोन देख के सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये पूरे जंगल के एकदम बीच में लेके जा रहे हैं। मैंने इस जगह के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। इस जगह के अंदर काफी सारे ताकतवर मोस्टर्स है और जितने ताकतवर मोस्टर्स है उस साइड बीच में इस जंगल की स्टार्टिंग में कम ताकतवर मोस्टर है। ये मुझे साथ में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं मैं सेफ रहूं, और अगर मुझे सेफ करना चाहते हैं तो मुझे बीच में क्यों लेके जा रहे हैं। मैंने एक स्क्रोल में पढ़ा था कि इस जगह पे जितने बीस्ट है उन सभी को 1 से 10 के रैंक में रखा जाता है। एक रैंक पे वो मोस्टर आते हैं जिनकी पावर ह्यूमन बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के बराबर हो, मतलब उन्हें सन्नी संभाल सकता है। जो सेकंड रैंक के हैं वो क्यू कंडीशनिंग स्टेज में आता है
और जो 10th रैंक पे है वो ह्यूमन गॉड स्टेज में आता है। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है हमारे इस छोटे से ग्रुप के अंदर इतनी पावर है कि हम 1 से लेकर 3 रैंक तक के मोस्टर्स को सही सामना कर सकते हैं, लेकिन उससे ताकतवर मोस्टर आ जाता है तो हम तीनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पाएंगे। और जब हमारी लिमिट 1 से 3 तक की है तो हमें अंदर जाने की जरूरत ही क्या है, यार बाहर के साइड में 1 से 3 रैंक के मोस्टर मिलते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका रैंक बढ़ता जाएगा, यहाँ की बीच की रैंक के अंदर 4 से 6 रैंक के मोस्टर मिलता है और उसके आगे 7th रैंक के। अगर हमारे सामने 4th रैंक से लेकर 6th रैंक का कोई मोस्टर आ जाता है तो उसको तो कोई ट्रू क्लेम का एक्सपर्ट भी सामना नहीं कर सकता। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं जो काफी देर हो जाती है और जिन लोग रुक नहीं रहे होते हैं तब लियोन खुद से इनसे बोलने लगता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है, हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो हमारा सामना एक बहुत ताकतवर मोस्टर से हो सकता है जिससे फाइट करना हमारी बस के नहीं होगा। यहाँ से एक इलाका बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे लगता है हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। ब्रदर हुआंग और ब्रदर हुआंगली, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जी सुनने के साथ में हुआंग और हुआंगली दोनों से देखते हैं, उसे क्या लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसा एक इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम भी बहुत खतरनाक है, तुम्हारे लिए तो ये इलाका खतरनाक हो चुका है क्योंकि तुम यहाँ पर हम जिस 2 बीस्ट के साथ में हो हम तुम्हें यहाँ पर इतनी दूर लेके आए हैं ताकि तुम्हें मार सके। तुम्हें मारने के बाद में अब कोई भी शक नहीं करेगा कि तुम्हें किसने मारा। लियोन हंसते बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा ही था तुम्हें यहाँ पर वार्निंग नहीं भेजा है, तुम उसके चमचे हो। हुआंग बोलता है नहीं तुम्हें थोड़ी गलतफहमी है, वो हमारा चमचा है और कोई भी हमारे चमचे के साथ में भी कोई भी गलत तरह का बिहेव नहीं कर सकता। हुआंग बोलता है वैसे तुम जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो, हमारा कंडीशन लेवल तुमसे कई ज्यादा हाई है, तुम केवल क्यू कंडीशनिंग के 3rd स्टेज पर हो, तुम्हें पूरी तरीके से हमसे डरना चाहिए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश भी कर सको। चलो अब यहाँ से हम अपनी फाइट को शुरू करते हैं। ये कहते हुआंग पहले अपनी तलवार लेकर लियोन के ऊपर अटैक कर देता है, चिल्लाते उसे कहता है आ जाओ। लियोन भी अपने हाथ के अंदर चिकटा करते हुए कहता है वैसे मैं इस टाइम पर क्यू कंडीशनिंग के 3rd स्टेज पर हूँ और तुम 6th स्टेज पर हो, तुम्हारा कंडीशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है लेकिन फिर भी तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। होंगली बोलता है वो तो समय बताएगा, चुप रहो और मैंने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए होंगली की तलवार जोर से घूम जाती है, वो लियोन की गर्दन काटने वाला है तभी लियोन अपने हाथ के अंदर जो एनर्जी इकट्ठा की होती है उसे स्वॉर्ड के ओर मार देता है। ये लियोन की ड्रैगन फिस्ट टेक्निक है और इसके टकराने के साथ में स्वॉर्ड के टुकड़े हो जाता है और यहाँ पर इस मुक्की की बार यहीं पे नहीं रुकती, होंगली के मुंह पर भी मुक्का पड़ जाता है और इसी के साथ में ये फाइट एक ही मुक्के में खत्म हो जाती है। होंगली को सीटता हुआ काफी दूर से गिरता है और गिरने के साथ में उसके प्राण फकीर उड़ गए। लियोन आगे बोलता है राउंड 1 कंप्लीट हुआ, राउंड 2 शुरू करते हैं। ये देखकर हुआंग इस तरह काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है, उसके साथी की इस तरह से डेथ हो चुकी है और वो उसी तो देख रहा होता है और यही एकदम सही मौका है यहाँ से भागने का। लियोन भागते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे ऐसे निकल लेना चाहिए, ये ट्रू क्यू रिलेम पर है जिसे फाइट करना अभी की हालत में काफी मुश्किल हो सकता है, मुझे अभी शिप पे जाना होगा और ये सबके सामने तो मुझे पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हुआंग इतने थाने से लियोन वहां से भाग नहीं देता, वो उसके पीछे भागना शुरू करता है, चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसे भाग नहीं सकते, तुमने मेरे एक और साथी को इतनी बुरी तरह से पीट दिया, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम मेरे हाथों से मरोगे। ये कहते हुए उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, वो पलक झपकते ही उसके एकदम पास से पहुंच जाता है और वो स्वॉर्ड से उसके प्रोटेक्ट करने वाला है। लियोन घबरा जाता है, वो सोचने लगता है अब केवल एक ही चीज जो कि मैं कर सकता हूँ, इससे लड़ाई, अब इसे करो या मरो है। और इसी के साथ में लियोन अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है। हुआंग इसे देखकर थोड़ा रुक जाता है, वो समझ चुका है फाइट शुरू होने वाली है, तो एकदम से लियोन थोड़ी अलग चीज करता है, वो इस एनर्जी को हुआंग के ऊपर मारने के बजाय अपने खुद के ऊपर ही मार देता है जिससे लियोन की हथकड़ी खराब हो जाती है, उसके मुंह से ठीक से खून बहने लगता है। हुआंग हंसते हुए बोलता है ये किस तरह की हरकत है, क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझ पर अटैक करना है खुद पर नहीं। ये कहते हुआंग एकदम से रुक जाता है, लियोन ने शायद जल्दबाजी में एक गलत दिशा पकड़ लिया, वो तेज से भागते हुए इस जंगल की ओर बीच में जा रहा होता है। हुआंग हंसते हुए लियोन से बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो ये कितना डेंजरस है, अगर तुम वहाँ पे गए तो पक्के तौर मारे जाओगे, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ताकतवर बीज तुम्हें देख लेगा जो कि तुम्हें देखते खत्म कर देगा। लियोन को यहाँ पर हुआंग की बातें समझ में नहीं आई होती है, वो बस इस चीज से खुश हो रहा होता है कि हुआंग वहाँ पे पीछे रुक चुका है और यहीं पर लियोन को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि यहाँ पर किस तरीके से वो बच के निकल सकता है। लेकिन ये इतना आसान है भी नहीं, वहाँ पर एक तुरंत ही एक स्नेक बीस्ट जगह पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंचने के साथ में लियोन को खा जाता है। लियोन को यहाँ पर कुछ समझने का मौका नहीं मिलता, स्नेक बीस्ट ने पूरी तरीके से लियोन को निगल लिया है और अब वो इस टाइम पर इस मोस्टर के पेट में है। हुआंग ये सब कुछ एक पेट में देख रहा होता है, उसने पूरी संतुष्टि की है कि यहाँ सच में लियोन मर चुका है और अब जब वो लियोन को इस तरीके से एक स्नेक बीस्ट खाता हुआ देख लेता है उससे पूरी संतुष्टि हो जाती है कि लियोन मर गया है और यहाँ पर अब लियोन के बचने कोई भी चांस नहीं है क्योंकि ये जो स्नेक मॉन्स्टर है ये 4th स्टेज का है, यानी कि इस टाइम पर हुआंग के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि स्नेक बीस्ट से फाइट कर इसे फाइट में जीत सके, तो लियोन के लिए तो इसका बिल्कुल चांस है ही नहीं और यही सोचकर हुआंग अब वहां से चला जाता है। इसके बाद हम इस बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी भी इस जंगल के अंदर बड़े आराम से भटक रहा है। लियोन इस टाइम पर इसकी बॉडी के अंदर है जिंदा हालत में, ये सब कुछ उसी के प्लान का पार्ट था। इस टाइम पर वो सोच रहा होता है मैंने कुछ टाइम पहले एक किताब को पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर यान पाइथन मिलते हैं जो कि खून की तरफ बहुत ही से अट्रैक्ट होता है, मैं चाहता था यही पाइथन मुझ पर अटैक करने के लिए आए, इस वजह से मैंने खुद की बॉडी पर अटैक किया और खुद की बॉडी के ब्लड को भागी तरफ निकाल दिया ताकि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मेरा प्लान एकदम अच्छी तरह वर्क कर रहा है। इस पाइथन ने मुझे खा लिया है। हुआंग जो कि बाहर की साइड में, उसको ये लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ। यान पाइथन जब किसी की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो जब तक उनका पॉइजन बॉडी के अंदर ना फैल जाए तब तक वो इंसान मरता नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर वो जिंदा रहता है। मुझ पर अटैक करते वक्त इसने मुझे काटा नहीं, इस वजह से पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर नहीं फैला और अभी जो इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है वो मुझे थोड़ी देर में गला देगा, लेकिन इसके अंदर आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगने वाला है। मुझे पूरा यकीन है आधे घंटे के अंदर हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे और फिर मैं इसकी बॉडी से बाहर निकलूंगा, तब तक तो हुआंग भी यहाँ आ चुका होगा और मेरी जान बच जाएगी। यही
सोचते हुए लियोन कुछ देर इंतजार करता है और फिर उसके बाद में अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है। सेम मौका पकड़ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। लियोन ने मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर तांडव मचा दिया है और भारी सारे मॉन्स्टर अलग ही घातक मचा रहा है। वो तेजी से खुद की बॉडी को इधर उधर बढ़ने लगता है। वो पागल से हो चुका है और कुछ देर तक ऐसे बढ़ने के बाद में एंड में आकर उसकी मौत हो जाती है। वो तेजी से खून की उल्टियां करते हुए जमीन पे गिर के मर जाता है। इसके बाद में इस मॉन्स्टर के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद होता है। एक तलवार बाहर निकलती है और फिर एक बड़ा सा कट लगाकर लियोन भी उसके से बाहर निकलाता है। लियोन की बॉडी इस टाइम पर पूरी तरह से खून में सनी हुई है और यहाँ से केवल बाहर ही नहीं निकला है, बल्कि उसने बाहर निकलने से पहले इस पाइथन की बॉडी के अंदर से उसकी पावर कोर को भी निकाल लिया है। यानी लियोन के पास में अब एक 4th लेवल के मॉन्स्टर का पावर कोर है। लियोन इसी कोर को दिखते हुए काफी तो खुश हो रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी के कारण के लिए कोई नहीं है, बल्कि ये पूरा मॉन्स्टर है। ये पूरा मॉन्स्टर किसी भी ट्रेजर से कम नहीं है। इसकी बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे खजाने हैं जो कि लियोन के बजट तक काम आ सकते हैं। लियोन इसी को देखते हुए काफी खुश हो रहा होता है और फिर इसके अगले सेकंड से याद आता है अभी इस टाइम पर वो एक जंगल के अंदर है। यानी कि ऐसा हो सकता है इस मॉन्स्टर की स्मेल को सुनते हुए कोई और यहाँ पर आ जाए, तो इससे पहले ही कोई और यहाँ पर आए उसे जल्दी से कहीं पर छुप जाना चाहिए। इसी समय लियोन को कहीं से एक बहुत शानदार स्मेल आती है। वो जल्दी उसको देखने लगता है और वो कहता है ये क्या है, ये किस तरह की स्मेल है। फिर थोड़ा ठीक से देखने पर लियोन को वहाँ झाड़ियों के बीच में एक गुफा दिखाई देती है। ये सारी स्मेल उसी गुफा से बाहर आ रही होती है। लियोन समझ जाता है ये एक पाइथन की गुफा है, एक फ्लावर पाइथन जिसकी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा स्मेल निकलती है। इसी समय एक दूसरा मॉन्स्टर इस जगह पहुंच जाता है और ये मॉन्स्टर एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। काफी सारे एप्स इस जगह पहुंच जाते हैं जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर आते ही जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। इनमें से एक तो सीधे मेन चीजें फोकस करता है। वो सीधे यहाँ पर आने के साथ में लियोन को जोर से अटैक कर देता है। लियोन पीछे तक कूदकर अटैक को डॉज करता है। उसे अच्छा लगता है ये सारे 3rd स्टेज के हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, मैं इनका सामना कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनका केवल एक का सामना कर सकता हूँ, इस पूरे ग्रुप का नहीं। ये अक्सर एक ग्रुप में ट्रेवल करता है, यानी कि मेरा इनके सामने कोई भी चांस नहीं है। हो सकता है शायद ही उस लास्ट के लिए यहाँ पर आए। वैसे तो इनके इतनी हिम्मत नहीं होती कि यान पाइथन के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन अब क्योंकि यान पाइथन मारा जा चुका है तो ये उसकी लाश को लूटने के लिए आए। मुझे लगता है मुझे इससे निकलना पड़ेगा, लेकिन ये रफ्तार मुझसे ज्यादा तेज है। तो अब एक चीज जो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे उस गुफा में छुपना पड़ेगा। उस गुफा के अंदर से फ्लावर पाइथन की स्मेल आ रही है। मुझे पूरा यकीन है उस स्मेल को सुनकर ये अंदर एंटर नहीं करेंगे। यही सब कुछ सोचते हुए लियोन तेजी से उस गुफा की तो बनने लगता है। इस टाइम पर एक मॉन्स्टर जोर से चलकर उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। लियोन इस बार भी किस तरह से बच जाता है, लेकिन ये बचा ज्यादा लंबा नहीं है। एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत है। जब वो एप आखिरी बार लियोन के ऊपर अटैक करता है तब तो ऐसे पत्थर उछल जाता है और सीधे उस गुफा के ऊपर गिरता है। गुफा का दौर बंद हो चुका है। वो जब गुफा के अंदर आ चुका है तो काफी बुरी तरह से हाफ रहा होता है और लगातार ये सोच रहा होता है बड़ी मुश्किल से जान बची, अब कहीं यहाँ पर कोई और जीव ना हो। इसी समय लियोन के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। लिटरली जमीन खिसक जाती है। नीचे की जमीन पूरी तरह टूट चुकी है और लियोन सीधे बहुत गहराई में कहीं नीचे गिर जाता है। गिरने के साथ में तुरंत ही बेहोश जाता है। ये अब नीचे सेंसरत पानी है, कुछ बूंदे उसके मुंह पर टपकती है। कुछ देर बाद जब तो होश आता है वो तो बोलने लगता है कि सच में मैं भी तो जिंदा हूँ, मुझे लगा था यहाँ से गिरने के बाद तो मैं पक्का मर जाऊंगा। ये कहते लियोन नोटिस करता है उसने इस टाइम पर किस चीज के हाथ रखा हुआ है। ये एक ह्यूमन का स्कल है। इसे देखते हुए वो बहुत घबरा जाता है। तभी दोबारा से उसका हाथ किस दूसरी चीज को पड़ता है, ये भी एक ह्यूमन का स्कल है और इसी के साथ ही वो दोबारा से घबरा जाता है। फिर वो इधर उधर पूरी एरिया को चेक करता है। उसे पता चलता है इस पूरी एरिया के अंदर कई सारे ह्यूमंस के स्कल है। इसका मतलब यहाँ पर एक टाइम पर काफी सारे लोग आए थे और सबके सब यहाँ पर आके मारे गए। इसके बाद में उसे इस जगह पर काफी सारे स्वॉर्ड्स और भी काफी सारे वेपन्स दिखाई देते हैं, जिसका मतलब साफ है यहाँ पर ये लोग ऐसे ही नहीं आए थे, किसी लड़ाई के चलते आए थे। इस जगह पर जरूर से किसी टाइम पर एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है। लड़ाई की बात है ये सारी लाश यहीं पे रह गई। तब इसके अंदर एक तलवार पड़ती है, वो उठा लेता है और फिर कहता है मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा पता किया है। जो फॉरबिडन फॉरेस्ट है इन जगहों पर कुछ टाइम पहले कुछ कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट किया करते थे। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स थे जिनके अंदर मार्शल आर्ट काफी तेज से बढ़ता था। जब ये कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते थे तब दुनिया के अंदर पूरी तरह शांति थी। कोई भी एक दूसरे की सीमा को पार करने की कोशिश नहीं करता था। हर कोई अपने आप में संतुष्ट था और हर कोई अपनी मार्शल आर्ट की पावर को बढ़ाने की कोशिश करता था। लेकिन फिर उसके बाद में न जाने क्या हुआ, अचानक से सभी लोग मारे गए। 7 कॉन्टिनेंट इस तरह से गायब हो गए जैसे कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे और उन कॉन्टिनेंट की जगह पर आ गए ये फॉरबिडन फॉरेस्ट। कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे वो सबके सब वहां से गायब हो गए और उनकी जगह पर आ गए ये सारे फॉरबिडन बीस्ट। इस दुनिया के अंदर शायद से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये जानता हो कि कॉन्टिनेंट इस तरीके से फॉरेस्ट में कैसे बदल गए, ये सब कुछ लुप्त कैसे हो गया। वैसे इन फॉरबिडन फॉरेस्ट को लेकर काफी सारी कहानियां भी है जिनके अंदर ये लिखा हुआ है इन फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे राज है जिनको कोई अभी तक पता नहीं लगा पाया है। और मैं भी इस फॉरेस्ट के राज बिल्कुल पता करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस किसी भी तरीके से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे यहाँ की किसी भी राज को पता लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जगह लियोन से आगे बढ़ रहा होता है तब उसकी नजर किस चमकती चीजें पड़ती है वो जल्दी उससे जाता है। यहाँ सामने तब काफी सारे पत्थर पड़े हुए हैं जिनकी वजह से एनर्जी बाहर निकल रही है। ये सारे अर्थ स्टोन है जिन्हें देखकर वो काफी खुश जाता है क्योंकि एक अर्थ स्टोन की कीमत एक बीस्ट कोर से भी कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि अर्थ स्टोन के अंदर काफी प्योर एनर्जी होती है जो कि नेचुरली काफी लंबे टाइम पीरियड के बाद में उसके अंदर स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये काफी सारे अर्थ स्टोन है जिसका मतलब अगर लियोन इनमें से कुछ को बाहर निकाल लेता है तो उसके पास में काफी सारे पैसे आ जाएंगे। एक अर्थ स्टोन थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड के वजह से बिक सकता है और इन अर्थ स्टोन को न केवल कंडीशन के लिए बल्कि इसके अलावा वेपन्स की पावर को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकता है। इसी वजह से हमेशा इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट है जो इनको ढूंढने के बदले में अपनी लाइफ तो खतरे में डाल
देते हैं। मैं इन सारे पत्थरों में से केवल कुछ ही पत्थरों को अपने साथ में रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिनके अंदर पत्थरों को रखा जा सके। इसी समय लियोन की नजर एक और चमकते हुए कॉर्नर में पड़ती है। उसके अंदर से भी तेजी से लाइट बाहर निकल रही है। लियोन तेजी से उस तरफ बढ़ता है। उसे लगता है बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन ये भी नहीं है। वहां से भी ऐसी एनर्जी बाहर निकल रही थी। लियोन आगे बढ़ते बोलने लगता है, ये किस तरह की जगह है? इस जगह को देखकर ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं हो सकती, इसे जरूर से किसी ने बनाया है। इसी समय लियोन की नजर पड़ती है, ये दीवार के ऊपर जितने पत्थर है ये बिल्कुल पत्थर नहीं है, बल्कि इनके अंदर कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी अंदर कैद हो चुकी है। ये सारे मरे हुए लोग हैं। वो और आगे बढ़ने लगता है। बीच में एक और स्पेशल पत्थर रखा हुआ है, ये बीच में रखा है, और इसके अलावा इसका साइज बाकी से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब ये मेन पत्थर है। इसके अंदर एक लड़की कैद है। तब तो ये और भी ज्यादा मेन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ब्यूटीफुल वुमेन है। लियोन जब इस लड़की को देखता है तो उसके तो देखते रह जाता है। उसके गले के अंदर एक पेंडेंट भी है। इसी समय लियोन को पास में पड़े हुए एक पिलर के ऊपर कुछ आवाज आती है। उस पिलर के पास में आता है, उसे दिखाई देता है या बीच में एक गोल जैसी कोई चीज रखी हुई है, और अभी जो आवाज आई थी वो इसी के अंदर से आई थी। लियोन को लगता है ये कोई कांच है, जिसके अंदर से देखने पर उसे कुछ विचित्र दिखाई देगा, और ये सोचकर लियोन उसके हाथ लगा देता है। जैसे उसको छूता है वो तुरंत ही एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी बॉडी उस गोल चीज के अंदर समा जाती है। और फिर इसके बाद में किस जगह पर जाकर जोर से गिर जाता है। गिरते कहने लगता है, ये क्या था? ये मैं किस जगह पर आ गया? तभी उसे इस जगह पर गूंजती हुई एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा होता है, हजारों सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई यहाँ पर आया हो। आखिरकार किसी ने हमें ढूंढ लिया। लियोन घबराते हुए बोलता है, कौन है यहाँ पर? जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी एक लड़की उस तरफ सामने आती है। वह कहते हुए बोलती है, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये वही लड़की है जो कि इस बीच वाले क्रिस्टल के अंदर थी। ये लड़की आगे बोलती है, जब हजारों सालों पहले सारे कॉन्टिनेंट नष्ट हो रहे थे, तब उस टाइम पर हमारा गोर्थ कॉन्टिनेंट भी नष्ट होने के कगार पे था, और उस टाइम पर हमें ऐसा लगने लगा था अपनी जिंदगी लगाकर हमने अभी तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वो सारा वेस्ट हो जाने वाला है। हम अपनी अगली पीढ़ी को वो पास आउट नहीं कर पाएंगे, और वो सारा ज्ञान जो कि हमारे पास में है वो हमारे साथ में नष्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनली तुमने हमें होप दी है, तुम यहाँ पर आ गए हो, और इसी के साथ में अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारा ज्ञान वेस्ट नहीं होगा, हम इसे तुम्हें पास आउट कर सकते हैं। लड़की, क्योंकि तुमने हमें ढूंढ लिया है तो अब से हमारा सारा ज्ञान, सारे बैटल टेक्निक्स जो कि हम यूज किया करते थे, वो सब कुछ अब तुम्हारी हुई। ये कहते हुए लड़की अपना हाथ सामने तो करके अपने हाथ के अंदर कब से एनर्जी निकालती है, और इस साइड सारी लियोन के सर के अंदर आने लगती है। लियोन जोर चलाना शुरू कर देता है। वो चलाते हुए कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेरा सर फट जाएगा। तो जैसे जैसे ये एनर्जी उसके सर में जारी होती है, लियोन की इंटेलिजेंस से बनने लगती है। उस समझ में आता है कि एनर्जी उसके सर के अंदर जारी है, उसे ऐसे ही सर के अंदर जारी नहीं देना है, बल्कि उसे डाइजेस्ट करना है। लियोन तुरंत इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और जब फाइनली ये प्रोसेस खत्म होती है वो बुढ़ते से हाफने लगता है। लड़की आगे बोलती है, मुझे पता है तुम्हारा माइंड के अंदर काफी सारे सवाल होंगे, उन सभी सवालों के जवाब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लियोन बोलता है, नहीं, मुझे किसी सवाल के जवाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। ये मिरर जो कि मेरे सामने है, ये जॉर्ज मिरर है, जो कि इस दुनिया के 7 बेहतरीन आर्टिफैक्ट में से एक है। और अब क्योंकि आपके सारे बैटल टेक्निक्स, सारा ज्ञान, सब कुछ मेरा हो चुका है, तो इस मिरर के ऊपर भी मेरा अधिकार है, और अब ये मेरे कंट्रोल में है। इस मिरर की स्पेशल पावर ये है कि अपने चारों तरफ से जितनी भी कल्टिशन एनर्जी होती है उस सभी को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। और अगर कोई भी कल्टिटर इस मिरर के अंदर बैठकर अपना कल्टिशन करेगा तो उसकी कल्टिशन स्पीड डबल हो जाएगी, वो और भी तेजी से अपना कल्टिशन कर सकता है। और इसके अलावा मैं अपनी बॉडी के अंदर जॉर्ज बैटल टेक्निक को भी फील कर सकता हूँ। जो जॉर्ज बैटल टेक्निक है, इसके अंदर टोटल 9 लेयर होते हैं, और एक हर एक लेयर अपने पिछले वाले से 2 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कल्टीवेटर को डबल स्ट्रेंथ देता जाता है, वो बात अलग है। इन बैटल टेक्निक्स को यूज करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी बॉडी के अंदर कब से एनर्जी चाहिए होगी, और अभी मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को इकट्ठा किए बिना इन पावर्स को यूज कर लूंगा तो अगली सेकंड मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी इस पावर को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन मुझे इस बात तो पूरा यकीन है, मैं जल्दी अपनी कल्टिशन एनर्जी को कब से तेज कर सकता हूँ, और ये एनर्जी मुझे मिलेगी उन सारे अर्थ स्टोन से जो कि हम बाहर की साइड में। मैं उन सभी अर्थस्टोन की एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करूंगा। मेरे को इसके लिए भी कब से टेक्निक्स मिली है, जिसकी मदद से मैं उस एनर्जी को कब तेजी से अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और इसके अलावा अब आते हैं इस मिरर के ऊपर। ये जॉर्ज मिरर ये भी इस टाइम पर पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसके ऊपर केवल एक ही मोती लगा हुआ है, इसके ऊपर और 8 मोती लग सकते हैं। जैसे इसके ऊपर और मोती लगते जाएंगे, इस मिरर के ऊपर वो अटैचमेंट की तरह होगा जो कि इसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जाएगा। अगर मुझे फ्यूचर में अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना है, अपनी कल्टिवेशन स्पीड को ज्यादा बढ़ाना है, तो मैं इसके ऊपर और भी कब से जेमस्टोन लाके लगाने वाला हूँ। वैसे अभी फिलहाल ज्यादा लालच ना करते हुए मुझे ये सोचना चाहिए, अभी एक आर्टिफैक्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल है, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर आर्टिफैक्ट में से एक है। ये पूरी तरीके से मेरे काबू में है, जो कि मेरी कल्टिवेशन एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। मुझे एक बार इसे टेस्ट करके देखना चाहिए। ये कि लियोन उड़ते हुए इसके पास में जाता है, वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, और फिर इसके अगले सेकंड से याद आता है उसे एक बार इस लड़की को भी थैंक यू बोल देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उसी वजह से हुआ है। वो दर्द में घुटने टेक कर उससे बोलने लगता है, थैंक यू लेडी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया। ये लड़की बोलती है, अभी इस टाइम पर तुम इस मिरर के अंदर ही हो, दोबारा से इस मिरर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर अब तुम इस मिरर के अंदर जाओगे तो दोबारा से नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाओगे, और इसके अलावा क्योंकि तुम्हारे पास में सारी नॉलेज आ चुकी है तो तुम जानते हो इस जगह से बाहर कैसे निकलना है। लियोन खुश होता हाँ बोलता है। इसके बाद वो अलविदा कहते हुए उस कांच के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर वापस से उस लड़की के बताए हिसाब से ही इस नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। या पॉसिबल सोचने लगता है कि सच में जो कुछ मुझे मिला वो सब कुछ मेरे को मिला है, कहीं मैं किसी तरीके से कोई सपना तो नहीं देख रहा था। मेरे पास में वो जॉर्ज होली मिरर है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स है, मैं अब जो चाहे वो कर सकता हूँ। मेरी पावर इस दुनिया किसी भी कल्टिवेटर से कई ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब इसी के साथ में मेरी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उस मिरर के अंदर काफी बड़ा स्पेस था,
तो यानी कि इसका मतलब जितने भी अर्थस्टोन जो कि इस जगह पर है, मैं इन सभी को अपने साथ में लेके जा सकता हूँ। ये सारे मेरे बाद में बहुत काम आएंगे। ये सोचकर लियोन इस मिरर के अंदर जितने भी यहाँ पे पत्थर होते हैं उन सभी को भरना शुरू कर देता है। यहाँ पर पत्थरों का ढेर बन चुका है। 1 घंटे के अंदर उसने इस पूरी चीज की सफाई कर दी है। जाके सारे पत्थर उसने इकट्ठा कर लिया है। सारी इकट्ठा करने के बाद वो दोबारा से इस मिरर के अंदर आता है, अपने पहाड़ को देखने लगता है। इन्हीं पत्थरों को अपने हाथ में उठाते हुए कहने लगता है, मेरे पास अभी काफी ज्यादा एनर्जी है, मेरे पास इतनी एनर्जी है, अगर मैं सारी बैटल टेक्निक्स जो कि उन्होंने मुझे दी है उन सभी को भी यूज करूँ तो कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। और यही कहते हुए वो उसी जगह पर अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उन स्टोन की एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। और ये सब कुछ करते हुए 4 दिन हो चुके हैं। इसके बाद में लियोन फाइनली अपनी इस गुफा से बाहर निकलता है। वो जंगल के अंदर है, उसके आसपास में 4-5 बीस्ट है और ये वही बीस्ट है जिससे कुछ टाइम पहले लियोन भाग रहा था। लेकिन अब इस टाइम पर वो इन्हें देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं है और ये देखकर वो बीस्ट भी चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ये हमसे डर क्यों नहीं रहा। लियोन के इस बिहेवियर को देखकर वो जोर से उसके ऊपर घुराना शुरू कर देता है। लेकिन लियोन के चेहरे के ऊपर अभी भी जरा सा भी डर नहीं आता। वो एकदम घूर के इनको देख रहा है और इसी के साथ में इन बीस्ट की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ने लगती है। इस सब के सब एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। इनकी कंफ्यूजन को देखकर लियोन खुद इनसे बोलने लगता है, जब पिछली बार तुम लोगों ने मुझ पर अटैक किया था तो तुम पागलों की तरह मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कहीं तुम लोगों को मुझसे डर तो नहीं लग रहा? चलो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, दिखाओ मुझे तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। लियोन जब पूरे अग्रेशन इस बात को कहता है, इन सारे बीस्टों का वजह गुस्सा जाता है। उस सब के सब एक साथ लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। लियोन सोचता है अब टाइम हो चुका है अपने टेक्निक का यूज करके देखने का। और फिर इसके बाद में वो इनमें से एक बीस्ट के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। लियोन का ये एक मुक्का काफी है। यहाँ पर जितने बीस्ट थे इन सभी को खत्म करने के लिए एक मुक्का पड़ने के बाद में जो हम केवल कुछ सेकंड बाद का सीन देखते हैं, उसके बाद में सारे बीस्ट जिन्होंने पड़े होते हैं लियोन ने इन सभी को खत्म कर दिया है। बाकी जितने बीस्ट है वो इस सब खुद ही देखता है, बुरी तरह से डर जाता है। अब उनमें हिम्मत नहीं होती कि लियोन के ऊपर अटैक कर दे। वो सब के सब लियोन डर कर पीछे की तरफ हटने लगता है। इसके अगले सेकंड लियोन को एक चीज समझ में आती है। वो जल्दी से अपने मिरर के अंदर देखकर अर्थ स्टोन के पहाड़ को देखता है। यहाँ पर उसे दिखाई देता है एक छोटा सा कॉर्नर काम हो चुका है। वैसे बड़े साइज में देखे तो ये छोटा सा कॉर्नर बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये पहाड़ है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो सब देखा जाए तो कॉर्नर बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर कई सैकड़ों पत्थर होंगे जो कि यहाँ से गायब हो चुके हैं। लियोन ने यहाँ पर इनकी एनर्जी को यूज कर लिया है। और फिर जब लियोन कैलकुलेट करने बैठता है तो समझ में आता है उसने जितने अर्थस्टोन खर्च किए हैं इनकी कीमत कम से कम 1 लाख गोल्ड से ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर केवल एक मुक्का मारने के चक्कर में उसने 1 लाख गोल्ड खर्च कर दिए। और ये समझ में आने के साथ में डिसाइड करता है वो इस एक बार जो ये फाइट चल रही है इसको जल्दी से खत्म करेगा। उसने केवल इन बीस्ट के ऊपर कुछ मुक्के मारकर 4 से 5 लाख गोल्ड कॉइन के बराबर के स्टोन वेस्ट कर दिया है। और फिर जब जाकर ये फाइट खत्म होती है लियोन यही करके इन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से इनके कोर को बाहर निकालने लगता है। लियोन पता चलता है इन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर नॉर्मल से कोर है, मतलब ज्यादा कीमती नहीं है। इन कोर्स को देखकर उसके हाथ जैसे रोने जैसी हो जाती है। वो सोचने लगता है मैंने इनमें से हर एक मॉन्स्टर के ऊपर उतने गोल्ड कॉइन खर्च कर दिया है जितने मेरे को इन सारे कोर्स को बेचने के बाद में भी नहीं मिलेंगे। इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरा पूरा नुकसान हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा जितना नुकसान हुआ है वो तो समुद्र के अंदर एक सुई के बराबर भी नहीं है। मेरे पास में काफी सारे अर्थ स्टोन है, मैं आसानी से इसकी भरपाई कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अब मुझे इसे निकल लेना चाहिए। जब हुआंग मेरे को इस तरह देखेगा तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन होंगे मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम शिप के पास सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स खड़े हुए हैं। इस सब के शब्द शिप के अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिप के अंदर जाने से पहले ये चेक किया जाएगा कि कितने कल्टिवेटर मारे गए। यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर लाए गए थे उन सभी की अलग अलग टीम बनाई गई थी और हर टीम का एक अलग अलग लीडर था। हर लीडर चिल्ला के बोलता है कि हमारी टीम से कोई भी नहीं मारा गया। लगभग सभी टीम लीडर ही चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि सबके सब बाहर के एरिया में ही थे। लेकिन फिर आखिरी में हुआंग का नंबर आता है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है मेरे साथ के सभी मारे गए, मेरे साथ में 3 बंदे थे जिनमें से 2 मारे जा चुके हैं, मैं अकेला जिंदा बच जाऊं। एक तो था हाउलू, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बिल्कुल भी अंदर की साइड में एंटर मत करना, जंगल के अंदर जाने पर उसे काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और वो जंगल के एकदम बीचों बीच से चला गया जहाँ पर किसी बीस्ट ने उसका शिकार कर लिया। मैं और होंगली किसी भी तरीके से उसे बचाना चाहते थे, इसलिए उसको बचाने के चक्कर में होंगली वहाँ पर अंदर चला गया और फिर होंगली की भी डेथ हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। इसी से हम देखते हैं यहाँ पर एक कल्टिवेशन मास्टर भी है जो कि इन सभी को शांत करते हुए इनसे कहने लगता है सब शांत हो जाओ और जल्दी से शिप के अंदर चढ़ जाओ। हमने हमारे साथ के 2 कल्टिवेटर खो दिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शन नहीं माने। अब इसके आगे हम नहीं चाहते किसी भी कल्टिवेटर के साथ में कुछ भी गलत हो। जल्दी से गिनती कराओ और फिर अंदर आ जाओ, हम जल्दी जल्दी इस जगह से निकलेंगे। इस टाइम पीछे की साइड से एक बहुत जोर से आवाज आती है। कुछ चिल्लाते हुए कहता है कि आप सभी लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और ये कहते हुए लियोन हंसता हुआ इस जगह पहुंच जाता है। सभी कल्टिवेटर जब अपने सामने लियोन को देखते हैं, हाउलू को देखते हैं, काफी चौंक जाते हैं। सबका मुंह खुला खुला रह जाता है। लियोन के चेहरे के ऊपर स्माइल होती है। और वहीं दूसरी तरफ हुआंग वो काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद से देखा था, उसने तुम्हें खा लिया था, तुम पक्के तौर पे मारे गए थे, तुम जिंदा कैसे बच सकते हो। इसी समय लियोन हंसते हुए उसके एकदम पास में आता है। उसे धीरे से बोलता है वो पाइथन सांप नहीं था, असली सांप तो तुम हो। तुमने मेरे साथ में धोखा किया जो कि बहुत ज्यादा गलत था और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं सांप को पूरी तरह कुचल देता हूँ। तुम्हारे साथ में भी अब सीख वही होने वाला है। वो मुझे मार नहीं सका और न ही तुम मार पाओगे।
इसके बाद सभी लोगों से बोलने लगता है, हाँ ये बात सच है, मैं वहाँ पर उस जंगल के अंदर चला गया था। इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मुझे जंगल के अंदर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं चला गया। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और उसके बदले में अगर आप मुझे कोई भी सजा देना चाहे तो सजा को भी एक्सेप्ट करता हूँ। इसी से मैं हुआंग को कम से गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर इससे बदला लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर लियोन तो जिंदा बच गया। वो अपनी दांत पीसने लगता है और सोचने लगता है मेरे साथ का एक बंदा मारा गया, जिसको मारने के चक्कर में मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता, लेकिन मुझे हार माननी पड़ेगी, सबके सामने कुछ नहीं कर सकता है। तभी मास्टर बोलता है, ये तो अच्छी बात है, अब हाउलू वापस लौट चुका है तो हम चेक कर लेते हैं किसके पास में कितने क्रिस्टल है। ये सुनने के बाद में एक ही करके हर एक लीडर की आवाज आने लगती है। किसी के पास में एक है, किसी के पास में 3, तो किसी के पास में 2, किसी के पास में बहुत ज्यादा नहीं है। और इसे सुनकर हुआंग कम से तो खुश हो रहा होता है। वो सोचने लगता है भले किसी भी बचकर कि यहाँ पे लौट आया हो, लेकिन उसके पास में जरूर से बिल्कुल भी क्रिस्टल कोर नहीं होंगे, ज्यादा एक हो सकता है। मुझे यकीन है आज के इस टेस्ट के अंदर पूरी तरह फेल होने वाला है और फिर उसके बाद में 2 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है इसको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपना बदला तो ले लिया है, अभी तो ये 1 साल और आउटर डिस्प्ले बने रहने वाला है। उस 1 साल के अंदर मैं पूरी तरह से बदला ले लूंगा। इसी समय लियोन का पिटारा खुलता है, उसके पास में काफी सारे क्रिस्टल कोर्स है। इन्हें दिखाते हुए बोलने लगता है, मैंने इन्हें गिना नहीं, मुझे से लगता है 20 से तो ज्यादा होंगे। ये सुनकर मास्टर उन क्रिस्टल कोर्स की तरफ देखने लगता है और उन्हें देखते रह जाता है। हुआंग भी इस टाइम पर काफी चौंका हुआ है। लियोन ने एक बार फिर से उसको मात दे दी है। लियोन यहाँ पर 20 से ज्यादा क्रिस्टल लेके आया है, ये बात वो बिल्कुल हजम ही नहीं कर पाता। वो लियोन को भी इल्जाम लगाने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है हाउलू ने यहाँ पर जो क्रिस्टल लेके आया है ये सारी सारे नकली होंगे, एक बार जरूर से इन्हें चेक करना चाहिए। मुझे तो इसके जिंदा बचने में भी शक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसकी भी छानबीन अच्छी तरह करनी चाहिए। जिसको मास्टर लियोन से पूछने लगता है, हाउलू तुम मुझे बताओ अब सब कुछ क्या हुआ था, मुझसे बिल्कुल भी झूठ मत बोलना कि तुमने किसी भी तरीके से कोई चीटिंग की है। लियोन बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाउलू पूरे समय मेरे साथ में था। जब उस टाइम उस जंगल के अंदर था तब किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया, वो एक ताकतवर बीस्ट था, तभी होंगली ने मुझे बचाया और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। होंगली सच में एक काफी अच्छे इंसान है। इससे पहले कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते उन्होंने पहले काफी सारे बीस्ट मार दिए थे और फिर जब उन एप बीस्ट ने उन्हें चारों से घेर लिया, उनको लगने लगा बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने पास जितने भी क्रिस्टल कोर्स थे वो सारे मुझे दे दिए और मुझसे कहा इन कोर्स को मैं साथ में ले जाऊं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करूं। और इसी के साथ में वहां से भाग के आ गया। उनकी वहीं पर डेथ हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारे क्रिस्टल्स मेरे हुए क्योंकि पूरा चुनाव मेरा था। हुआंग की आखिरी इच्छा थी मैं किसी भी तरीके से इस एग्जाम में पास हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे जरूर से इस एग्जाम में पास होने का मौका दिया जाना चाहिए। ब्रदर हुआंग आपको क्या लगता है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा ना? मैं यहाँ पर कुछ भी झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं से तो नहीं उनकी डेथ किसी और वजह से हुई हो? क्या आप अभी मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाना चाहेंगे? हुआंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा। हुआंग ली बिल्कुल ऐसा ही है। इसी समय दोनों लड़कियां जो कुछ टाइम रो रही थी जल्दी से हुआंग को साइड में धक्का देती है और फिर बोलने लगती है, राहुलू मुझे तुमसे पूरा यकीन था कोई भी मोस्टर यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता है, तुम्हारा लक हो या फिर तुम्हारी पावर, तुम किस न किस तरीके से बच कर निकल आओगे। इसी समय ये मास्टर भी रो रहा होता है। ये कहने लगता है अपने डिसिबल की तरक्की के ऊपर एक मास्टर को सबसे अच्छा लगता है। होंगली ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके तुम्हें बचाया, उसका सही डिसीजन था। वैसे देखा जाए तो जिस टाइम पर वो वहाँ पर उन मस्टर्स को मार रहा था तब तुम भी साथ में उस जंगल को सर्वाइव कर रहे थे, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसी के साथ मैं अनाउंस करता हूँ जब जितने भी कल्टिवेटर्स है उन सभी के सामने तुम फर्स्ट आ चुके हो। ये सारे क्रिस्टल जो कि तुम लेके आए हो इन्हें तुम्हारे क्रिस्टल्स के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है और इसे तुम्हारी गिनती में काउंट किया जाएगा। मास्टर की तकनीक के साथ में सब जगह पर उनकी तारीफ होने लगती है। सबके सब हाउलू के नाम पर नारे लगाने लगता है। वो कहने लगता है हाउलू बहुत शानदार है, उसने कभी शानदार काम किया, उसके पास में काफी सारे क्रिस्टल्स है, उसने इनर फॉरेस्ट को तो सर्वाइव किया जो कि बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। और ये तारीफ सुनकर हुआंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है, उसका जैसे खून उबल रहा है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पर इस लड़के को मारने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर भी मैं उसको मार नहीं पाया, मैं इससे अपना बदला नहीं ले पाया। लेकिन लड़के ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, मैं जल्दी फ्यूचर में तुमसे इस चीज को बदला लूंगा, तुम जरूर से मारे जाने वाले हो, तुम्हारी ये खुशी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। इसके बाद में ये शिप उड़ान भरती है और कुछ टाइम के अंदर ही सब के सब अपने सेट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में लियोन एक जगह चल रहा होता है। वो चलते हुए सोचने लगता है ज़ीमो मेरे साथ में इस एडवेंचर पे नहीं आया था, उसका कहना था उसकी स्ट्रेंथ कम से कम है तो सेट के अंदर रहकर अपना कल्टिवेशन करेगा। मैं अब देखना चाहता हूँ कि ज़ीमो इतने टाइम के अंदर कितना ताकतवर हुआ है, उसने कल्टिवेशन में कितना इंप्रूवमेंट किया है। लियोन ये कितने आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे कहीं से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है, ज़ीमो अब बताओ जब कोई यहाँ पर तो प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकता है, अब हम तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वो लड़का जो कि पिछली बार तुम्हें प्रोटेक्ट किया था वो अब की बार नहीं आ सकता क्योंकि अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। तुम्हें पता है वो फॉरबिडन फॉरेस्ट उसके अंदर उसकी मौत हो चुकी है, किसी मॉन्स्टर ने जरूर से उसे खा लिया या फिर जरूर से किसी की तलवार के हाथों से वो मारा गया होगा। ये आवाज वैंग की है जो कि ज़ीमो को परेशान कर रहा होता है। ज़ीमो बोलने लगता है, नहीं मुझे हाउलू पे पूरा भरोसा है, वो किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता, मुझे यकीन है वो जल्दी वापस लौटता होगा और वो जैसे वापस लौटेगा तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएगा, दोबारा तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे पिछली बार हुई थी। ये इंसल्ट सुनकर वैंग काफी गुस्सा आता है और उनके पास से चाकू निकाल लेता है। आगे बोलने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी इंसल्ट की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
वो भले ही तुम्हारे पास में नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें तो उसका से भेज सकता हूँ। ये कहते हुए वैंग जीमो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वैंग चिल्लाते हुए बोलता है, किसकी हिम्मत हुई मेरा हाथ पकड़ने की। ये कहते हुए जब वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पीछे लियोन खड़ा हुआ है और उसको ऊपर देखने के साथ में वैंग की पूरी बॉडी डर के मारे कांपने लगती है। लियोन हंसते हुए बोलता है, ये मैं हूँ हाउलू, मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना अभी तुम लगातार मेरे नाम चिल्ला रहे थे, कुछ कह रहे थे। कि सुनने के साथ वैंग अभी इतनी बुरी तरह कांप जाता है, उसके हाथ में से उसका चक्कू छूट जाता है। वो लियोन से बोलता है, हाउलू ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मरे कैसे नहीं, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो, मुझसे तो कहा गया था कि तुम पक्के तरह मारे जाने वाले हो। लियोन कहता है, उस सब के बारे में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल वैसी कर देता हूँ जैसे पहले थी। ये कहते हुए उसको पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। वो अब की बार तो पिछली बार से ज्यादा जोर से जमीन पे गिरा है, क्योंकि लियोन की पावर बढ़ चुकी है और गिरने के साथ में बेहोश हो जाता है। लियोन आगे बोलता है, तुम्हारी हेल्प तो वैसे कर दी है, अब तुम्हारे साथियों की बारी है, मैं ये करके इनको भी सबक सिखाऊंगा। जैसे लियोन इनमें से एक के मुंह पर एक रख के मुक्का मारता है, जिसमें तो उछलकर काफी दूर जा गिरता है। इसके बाद में बाकी दोनों को भी नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इनकी पिटाई खत्म नहीं हुई है। लियोन ने पिछली बार तो इन तीनों को थोड़ा सा पीटे छोड़ दिया था, लेकिन अब की ओर छोड़ता नहीं है और इस तरीके से मन भरकर इन तीनों को पीटने के बाद वो इन तीनों से बोलने लगता है, तुम तीनों को पीटकर मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। अब ऐसा करो, तुम तीनों उठो और इससे पहले कि मेरा दोबारा से मूड बन जाए और मैं तुम तीनों को दोबारा से पीटना शुरू कर दूं, जल्दी से उठ के यहाँ से निकल लो। लियोन की इस पावर को देखकर जीमो दोबारा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, मैं यहाँ पर रुका था अपना कल्टीवेशन करने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये तो वहाँ पर जाकर मेरी पावर को बढ़ा लिया। तभी लियोन इससे कहता है, जीमो बहुत अच्छे, मैंने तुम देखा तुम किस तरीके से सामना कर रहे थे, तुम बिल्कुल इस बार उससे डरे नहीं। जीमो हंसते हुए बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता और तुम जरूर से यहाँ पर लौट आओगे। हाउलू, मुझे सारी हिम्मत तुम्हारी दी हुई है। लियोन और जीमो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी वैंग जो कि बहुत ही गुस्से में इन दोनों की तरफ देख रहा होता है। इन दोनों को देख के कहने लगता है, मैं किसी भी तरीके से इन दोनों से अपना बदला लेकर आऊंगा, चाहे इसके बदले में मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। जहाँ से हम 10 दिन बाद उसे देखते हैं। लियोन इन 10 दिनों से उस मिरर के अंदर था। वो जब इसमें से बाहर निकलता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अपने हाथों को देखते हुए कहने लगता है, मेरे हाथों में अब बहुत जान आ चुकी है और इसके अलावा मैंने 2 और मेरिडियन को रीजनरेट कर लिया है, यानी कि अब मेरे पास में 6 ऑर्डिनरी मेरिडियन और 1 इनहेरिटेड मेरिडियन है। और इसके अलावा इस कल्टीवेशन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं सेकंड इनहेरिटेड मेरिडियन को जल्दी अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर लूंगा। मुझे साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो कि मैं भूल रहा हूँ। इसी समय जीमो की यहाँ पर एंट्री होती है। वो गेट खोल के अंदर आते बोलने लगता है, हाउलू आखिरकार तुम आ गए, वैसे तुम आए कैसे, मैं तो यहाँ पर बाहर ही था, मैंने तुम यहाँ पर अंदर आते हुए देखा ही नहीं। वैसे मैं देख सकता हूँ तुमने बॉडी के अंदर काफी अच्छा इंक्रीमेंट किया है, तुम क्यों कल्टीवेशन के 4th स्टेज पहुंच चुके हो, इतने कम टाइम के अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट, ये तुम कैसे कर पा रहे हो, क्या तुम मुझे भी बताओगे। लियोन बोलता है, ऐसा कुछ भी राज नहीं है, मैं बस कल्टीवेशन कर रहा हूँ और ये सब कुछ तो बाई चांस हो जा रहा है। जीमो बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कल्टीवेशन इतनी तेजी से चल रहा है और अब मुझे तुम्हें कैचअप करने के लिए और मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी और भी तेजी से अपना कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तुम तो बहुत तेजी से आगे निकलते जा रहे हो। वैसे क्या तुम किसी गुचेन को जानते हो, वो कुछ टाइम पहले तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन तब तुम यहाँ पर थे नहीं, तो उसने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया। उसने बताया कि वो एक इनर डिस्पल है और इसके अलावा उसके पास में एक बहुत जरूरी काम है जो कि वो तुमसे बताना चाहता है, तुम्हें जरूर जाकर उससे बात कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा उसने मुझे एक नाम भी बताया, वो नाम था टाई यून पिक। क्या तुम्हें इस नाम का मतलब पता है? लियोन बोलता है, नहीं मुझे भी कुछ खास नहीं पता। जीमा ही कहता है, उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे ये कहूँ कि जब भी तुम इनर आउटर डिस्पल एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करोगे और उसके अंदर जीत जाओगे, तब तुम्हें ऑफर दिया जाएगा कि तुम 4-5 में से अपनी कल्टीवेशन जर्नी को किसी रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ताइयुन पीक को सिलेक्ट मत करना। और इसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है ताइयुन पीक किस जगह का नाम है, उसने तुम्हें इससे दूर रहने के लिए कहा है। और ये सुनने के साथ मेरे को समझ में आता है वो क्या कह रहा था। ये सोचने लगता है असल में जो इनर डिस्पल्स होता है, इनर डिस्पल बनने के साथ में उनको कल्टीवेशन का एक रास्ता डिसाइड करना पड़ता है, जिस हिसाब से वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ते जाता है। इनर सेट के अंदर 4 ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां है और एक बहुत गहरी वैली है। वो जो 4 चोटियां हैं उन्हें पीक कहते हैं, जिनके नाम है फीसिंग पीक, हाउजी पीक, सुआन जियान पीक और सबसे आखिरी में टाई यून पीक, जिससे दूर रहने के लिए मुझसे कहा है। और इसके अलावा एक वैली भी है जिसका नाम है एल्केमी डैन। इनर सेट का ज्वाइन होने के साथ में कोई भी कल्टीवेटर अपनी सहूलियत के हिसाब से इन 5 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। एल्केमी डैन के अलावा बाकी सब के अंदर मार्शल आर्ट फोकस किया जाता है और एल्केमी डैन के अंदर एल्केमी पर, यहाँ पर इन 5 में से किसी को सिलेक्ट करना है डिस्पल की पर्सनल चॉइस होती है और वो इनमें से जिस किसी को भी चुनता है उसी के हिसाब से उसकी आगे की लाइफ डिफाइन होती है। गुशेन ने मुझसे कहा है मुझे ताइयुन पीक से दूर रहना चाहिए, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए ये ताइयुन पीक है क्या, मैं खुद से चेक करना चाहता हूँ ये क्या है। ये सोचते हुए लियोन उस हॉस्टल टाइप जगह से बाहर निकल जाता है और सीधे पहुंच जाता है ताइयुन पीक। सामने तो एक पत्थर रखा हुआ है जिसमें ये नाम लिखा है। ये सीखते हुए बढ़ते हुए आगे सोचने लगता है, जिस टेबल में सेक्ट के अंदर था तब मैंने जे के बारे में काफी कुछ सुना है। कल्टीवेटर्स अक्सर ही कहते हैं कि सभी पीक्स के अंदर काफी सारे कल्टीवेटर्स है, हर एक डिस्पल बाकी तीनों पीक्स को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ताइयुन पीक के अंदर बहुत कम कल्टीवेटर्स जाते हैं, इसलिए इसके अंदर केवल 2 ही कल्टीवेटर है। और उन दोनों में से भी एक तो वहाँ का मास्टर ही है जिसका नाम है वेंटियान और इसके अलावा एक डिस्पल है जिसका नाम है फीफैन, यानी कि अब तक केवल एक ही डिस्पल है जिसने इसको चुना है। यही सोचते हुए लियोन से आगे बढ़ रहा होता है, फिर उसकी नजर एक बंदे के पड़ती है जिसने अपने कंधों के ऊपर काफी सारे पत्थर उठा रखा है और उनको पकड़ते हुए ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। इसे देखकर लियोन समझ जाता है यही है फीफैन। असल में इस कल्टीवेटर के बारे में भी अपनी एक खतरनाक स्टोरी
चोरी है। इसने भी खुद से टाइयन पीक को सिलेक्ट नहीं किया है, जबरदस्ती इसको ये पीक दे दी गई है। इसने तो स्वान जियान पीक को सिलेक्ट किया था जहाँ पर इसका कल्टिवेशन चल रहा था, लेकिन 10 साल पहले जब ये अपने कल्टिवेशन के एकदम पीक पे था तब उस टाइम पर किसी ने के साथ में कुछ गलत हरकत कर दी। अफवाहों के सबसे ये माना जाता है कि उसी की बात से इसका कल्टिवेशन पूरी तरह से खराब हो गया। सेक्ट के लीडर ने उसे सेक्ट से निकाल दिया। स्वान जियान पीक से इसका ट्रांसफर हुआ और ये चला गया टाइजन पीक के अंदर। ये किसी भी तरह इसकी मर्जी नहीं थी, बल्कि इसके लिए वो एक सजा की तरह था। इसको जबरदस्ती उसे ज्वाइन करना पड़ा। इस डिसेबल की अभी तक ये जर्नी कब ज्यादा खतरनाक रही है, मुझे एक बार इससे बात करके देखनी चाहिए। इसकी लाइफ भी कुछ हद तक मेरी जैसी है। यही सोचते हुए फीफेन के पास में आता है, उससे पूछता है ब्रदर फीफेन क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इन पत्थरों को उठाने में मैं आपकी मदद करता हूँ। फीफेन बोलता है नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तब भी लियोन जबरदस्ती उसके पास में आकर उसके पास से एक पत्थर उसे ले लेता है और फिर इसके अगले सेकंड लियोन की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। ये पत्थर जितना दिखाई दे रहा है उससे कई ज्यादा भारी है। लियोन उसको बिल्कुल संभाल नहीं पाता, उसके घुटने जमीन पर टिक जाता है। फीफेन बोलता है तुम इस काबिल नहीं हो कि इन पत्थरों को उठा सको। एक बार पहले भी किसी ने इस पत्थर उठाने की कोशिश की थी तब उसकी पीठ टूट गई थी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है, जल्दी से ये पत्थर मुझे दे दो। लियोन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इस पत्थर को उठा सकता हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर एक काबिलियत है। और ये कहते हुए लियोन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, उसने इस पत्थर को उठा लिया है और फिर चिल्लाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है पूरे जोश के साथ में। फीफेन भी लियोन को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। जब वो भाग रहा होता है तो कुछ ज्यादा प्रेशर का यूज करता है, जिससे वहां की सीढ़ियां भी टूटने लगती है। ये देखकर मुझे चिल्ला कहता है देखो ये सही तरीका नहीं है, तुम सीढ़ियों को तोड़ रहे हो, इन सीढ़ियों को डैमेज हुई तुम ही रिपेयर कराओगे। और ये सुनकर लियोन का रोना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये सही नहीं है, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुमसे पैसे वसूल रहे हो। ये कहते वो काफी आगे तक निकल जाता है। मुझे सोचने लगता है अच्छा तो ये लड़का ये तो बहुत काबिल है, इसका नाम हाउलू है। इसको देखकर ये बात मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये केवल एक आउटर डिस्प्ले है जिसने अपनी बॉडी की केवल 4-5 मेरिडियन को अनलॉक कर रखा है। ये सोचते हुए मोचेन भी अब आगे बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद में हम दोबारा से लियोन को देखते हैं। ये पहली मीटिंग खत्म हो चुकी है। लियोन वहां से उस पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है, उसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। वो आगे बढ़ते हुए लगता है ब्रदर मोचेन कुछ ज्यादा ताकतवर है, ये बिना कल्टिवेशन एनर्जी का यूज किए भी उन पत्थरों को साइंस से उठा पा रहे थे, लेकिन मैं तो केवल एक पत्थर को भी नहीं उठा पाया। मेरी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। मुझे ऐसा मार्केट जाना पड़ेगा और वहां से कोई चीज खरीदनी पड़ेगी ताकि अपनी पीठ पे लगा सकूं। इसके बाद में वो सुन जियान मार्केट पहुंच जाता है। यहाँ पर आसपास में कई सारी दुकान लगी हुई है। लियोन की नजर पड़ती है एक रेड रंग के पत्थर पे। ये डिवाइन ड्रैगन स्टोन है। इसे देखते हुए बचने जाता है यही वो पत्थर है जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के अंदर जो इनहेरिटेड मेरिडियन है उनको अनलॉक कर सकता है। इसलिए लियोन इस दुकानदार के पास में आकर इससे पूछने लगता है बताओ इसका प्राइस क्या है? दुकानदार बताता है 100 गोल्ड कॉइंस, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लियोन के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो इससे बोलता है थोड़ा कम करो, ये पत्थर बिल्कुल बेकार सा है, इस बेकार से पत्थर को तुम इतने बड़े प्राइस में नहीं बेच सकते। ये सुनकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है। लियोन के हाथ में से पत्थर को छीन लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम भग जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो दोबारा से कभी भी इस मार्केट में मत आना। अगर चीज खरीदनी होती तो उसके हाथ में मत लगाया करो। ये कहते हुए जब ये बंदा लियोन को धुतकार रहा होता है तब लियोन को काफी गुस्सा आता है। इस टाइम पर एक लड़की की आवाज जगह पर आती है जो कि आगे बढ़ते हुए लगती है अच्छा तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए पत्थर मैं खरीद देती हूँ। ये कहते एक पोटली इस दुकानदार तो बढ़ा देती है। दुकानदार तुरंत ही खुश जाता है, वो उस कॉइंस को ले लेता है। इसके अंदर पूरे 100 गोल्ड कॉइंस है और फिर लियोन को पत्थर दे देता है। और ये देखकर लियोन को सोचने लगता है अभी 1 सेकंड पहले ये बंदा मेरे ऊपर इससे चिल्ला रहा था और अभी इतना ज्यादा खुश हो गया। पैसे देखने के साथ में 1 सेकंड के अंदर इसका पूरा बिहेवियर बदल गया है। इसके बाद में लियोन उस लड़की की तरफ देखता है जिसने पैसे दिए हैं और उसे देखते पहचान जाता है इस लड़की का नाम सुनैन है। ये लड़की लियोन की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन कुछ खास तरीके से बात करने की कोशिश नहीं करती। जैसे लियोन उस पत्थर को ले लेता है लड़की वहां जाने लगती है। इसी समय लियोन खुद से इससे आगे से बात करने की कोशिश करता है। वो तो कहता है वैसे तुमने मेरी मदद क्यों की? वो लड़की बताती है तुम्हारी शक्ल किससे मेल खाती है जिसको मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और ये सुनने के साथ लियोन समझ जाता है ये लड़की उसे पहचान चुकी है। वो सोचने लगता है सुजैन अभी तक मुझे जानती है। मुझे याद है बचपन में जब मेरे पेरेंट्स कहीं घूमने के लिए निकले थे तब उस टाइम सुजैन उन्हें कहीं पड़ी हुई मिली थी। ये एक अनाथ है, मेरे पेरेंट्स ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। हम बचपन में साथ में रहे थे लेकिन बाद में इसको अलग भेज दिया गया था, इस वजह से शायद से मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं पा रही। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए भी अच्छा ही है, मुझे भी आइडेंटिटी पूरी तरह से गुप्त रखनी है, तो इसके सामने मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं भी इसको नहीं जानता। और फिर इसके बाद यहाँ जाते हुए आगे बोलता है तो फिर ठीक है, तुमने आज जो मेरी मदद की है इसकी कीमत मैं बाद में चुका दूंगा। जितने लियोन चला जाता है लियोन दर्द देखकर ये लड़की सुजैन उसे देखकर सोचने लगती है ये वही है लियोन। इसकी शक्ल, इसकी बात करने का अंदाज और काफी तक उससे मिलता है। ये तो मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ ये वही है। इसने तो मेरी शक्ल देख ली लेकिन इसके बावजूद भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, यानी कि ये नाटक कर रहा है कि मुझे नहीं पहचान पाया। तो मुझे भी इस नाटक कंटिन्यू करना चाहिए, हो सकता है ऐसा कोई कारण हो। और इसके बाद में ये लड़की सुजैन भी ऐसा दिखाने लगती है कि ये भी लियोन को नहीं जानती। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहचान चुके हैं लेकिन अनजान लोगों की तरह एक दूसरे मुंह फेर कर यहाँ जाने लगते हैं। इसके बाद में रात हो जाती है। हम एक पेड़ के नीचे एक मिरर को देखते हैं। लियोन इस मिरर के अंदर एंटर कर चुका है, यहाँ पर अंदर बैठकर अपना कल्टिवेशन कर रहा है। उसके पास में नया डिवाइन ड्रैगन स्टोन है जिसको वो अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट कर रहा होता है। और कुछ टाइम के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। वो खुश होता उठता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने कर दिया, मैं क्यू कंडीशन के 9th स्टेज पे पहुंच चुका हूँ और इसके अलावा मैंने सेकंड इनहेरिटेड मेरिडियन को भी अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर लिया है। ये कल्टिवेशन एकदम अच्छी तरह सक्सेसफुल रहा। इसके बाद में ऐसे खुश होता हुआ वो उस मिरर के अंदर बाहर निकलता है, एक पत्थर के पास में आकर उसके ऊपर जोर से मुक्का मारता है और उसके साथ में पत्थर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। वो कहने लगता है ये काफी अच्छा था,
पिछली बार से 2 गुना एनर्जी मेरे को फील हो रही है। और इस रिजल्ट को देखकर एक बात तो पक्के तौर पे कह सकता हूँ, कुछ टाइम बाद में जो एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर इनर सेक्रेटरी डेसिपल और आउटर सेक्रेटरी डेसिपल सबके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जरूर से मैं ही जीतने वाला हूँ। यही सोचते हुए लियोन इस टाइम पर पूरे जोश में होता है। वो जल्दी से अपने हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है जीमो को सब कुछ बताने के लिए। वो जैसे ही अपने घर में एंटर करता है चिल्लाते हुए बोलता है, जीमो देखो मैं आ गया, देखो मेरी तरफ, मैंने क्यू कंडीशन के 9th स्टेज को भी अचीव कर लिया है और मैं पार्टी के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ। जेके लियोन जैसे अंदर की तरफ देखता है वो काफी चौंक जाता है। वहां पर अंदर के साइड में जीमो पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव है। लियोन भाग के उसके पास में आता है, चेक करने लगता है, उस पर चलता है जीमो मर चुका है। लियोन की हालत इस टाइम पर पूरी तरह खराब हो जाती है। इस टाइम पर 2 और कैरेक्टर भाग से भागते हुए आते हैं। वो चिल्लाते बोलने लगते हैं, ये सब कुछ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों ने किया है, वो यहाँ पर आए थे, वो इसको मार के चले गए। लियोन कहता है, एनफोर्समेंट हॉल के लोग वो यहाँ पर क्यों आए थे, उन्होंने जीमो क्यों पीटा, क्या इसने कोई क्राइम किया था? कलेक्टर बताता है, नहीं हमें सब कुछ खास आइडिया नहीं है, वो बस इसको बुरते से पीट रहे थे और फिर उन्होंने जान से मार दिया। साथ में उनमें से एक बंदा एंड में ये बता रहा था कि इसने वैंगली के कुछ कल्टिवेशन पिल्स उसे चुराने की कोशिश की थी। और ये सुनकर लियोन हंसना शुरू कर देता है। वो आगे बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जीमो कितना ज्यादा ईमानदार है, ये बात सब जानते हैं, वो किसी से भी कोई भी चीज छीनने की कोशिश नहीं कर सकता, यानी किसका मतलब ये सब कुछ एक चाल है। ये कहते हैं लियोन के चेहरे के ऊपर एक काफी क्रीपी सी स्माइल होती है। और ये सुनकर वो कलेक्टर भी बहुत डर जाता है। वो लियोन से पूछने लगते हैं, हाउलू अब तुम क्या करोगे? तभी लियोन खड़ा होता है, जिनसे जाते हुए बोलने लगता है, जीमो को ध्यान रखना। कलेक्टर बोलते हैं, वैसे तुम करने के वाले हो? लियोन कहता है, मैं यहाँ से सीधे एनफोर्स हॉल जा रहा हूँ, वहां पर देखते हैं क्या होता है। अगर सच में ये कोई साजिश हुई तो एनफोर्स हॉल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद में हम एनफोर्स हॉल का सीन देखते हैं। लियोन यहाँ पहुंच चुका है। उस टाइम पहुंचता गुस्से में यहाँ बाहर के साइड में 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं। लियोन इनके पास में आकर इनसे पूछने लगता है, क्या तुमने जीमो का नाम सुना है, उसको कहीं पे देखा हुआ था? ये दोनों कलेक्टर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए लियोन से कहने लगता है, जीमो, हाँ ये नाम हमें सुना हुआ है, कुछ टाइम पहले वो यहाँ पर था, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और कुछ टाइम बाद वो मर भी गया। अब तो जीमो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मर चुका है। लियोन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। ये कहते हुए हंसते हुए इन दोनों बंदों के एकदम पास में आता है और उनके मुंह पर एक रख मुक्का मार देता है। दोनों बंदे गेट को तोड़ते हुए अंदर जाकर गिर जाते हैं। गेट के टूटने के साथ में ही एनफोर्स हॉल के अंदर से कुछ और कलेक्टर बाहर निकलते हैं, चिल्लाते बोलते हैं, ये किसकी हरकत है? तभी उन्हें सामने तो लियोन दिखाई देता है। वो चिल्ला के बोलता है, हाउलू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर एनफोर्स हॉल पे अटैक करने के लिए आए हो? तुम जानते हो ना ये एनफोर्स हॉल है, यहाँ पर तुम इस तरीके से हमारे गार्ड्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लियोन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ये एनफोर्स हॉल है, तब तो मैं एकदम सही जगह पर आया हूँ। मैं आया हूँ एनफोर्स हॉल को पूरी तरह खत्म करने के लिए, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ में लियोन इन कलेक्टर्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके बाद में हम एनफोर्स हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुनेंग आराम से बैठा हुआ है, आराम से चाय वगैरह पी रहा है। वो खुशता हुआ बोलने लगता है, हमने उस लड़के हाउलू से काफी अच्छा बदला लिया, आखिरकार जीमो मारा गया और अभी इस टाइम पर वो जीमो की लाश के पास में बैठकर आराम से रो रहा होगा। वुनेंग इतना कह रहा होता है। इस टाइम पर वो तीनों कलेक्टर जो कि बाहर गए थे वो दीवारों को तोड़ते हुए अंदर की तरफ गिरते हैं। वुनेंग का घबरा जाता है, वो जल्दी साइड में होता है और कहने लगता है, किसकी हरकत है ये, किसने इन तीनों के ऊपर अटैक किया? इसके अगले सेकंड लियोन पहुंच जाता है, उसको उसकी गर्दन से पकड़कर दीवार के ऊपर लटका देता है। उसे कहने लगता है, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और इसी के साथ में वैंग बुरी तरह घबरा जाता है। वो कहने लगता है, यकीन मानो जीमो की मौत के अंदर मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं उसको मारना भी नहीं चाहता था, उसको मैं भला क्यों मारना चाहूंगा? लेकिन ये लाइन लियोन गुस्से को शांत करने के लाफी नहीं है। वो अपने हाथों के अंदर कब से एनर्जी इकट्ठा करता है। वो आगे बोलता है, अच्छा इस सब के अंदर तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, तो फिर ये बात तुम मुझे मत समझाओ, सीधे जाकर उसको समझाना। ये कहते हो वुनेंग गर्दन के ऊपर जोर से अटैक करता है और एक अटैक के अंदर वुनेंग मारा जाता है। और अब इसके बाद लियोन दोबारा हंसने लगता है। वो आगे बोलता है, जीमो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, जिस किसी ने भी तुम्हें मारा था वो सबके सब मारे गए, अब तुम स्वर्ग के अंदर आराम से आराम करना। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आराम से आराम करना, कितना अजीब सा वर्ड है। वैसे तुमने भी कहा तुमने बदला ले लिया है, तो तुमने अभी तक बदला नहीं लिया है, असल में जीमो को मारने वाला मैं हूँ। और फिर हंसते हुए बोलता है, ये शायद तुम्हारे प्याद है, मैं इनसे जो कुछ भी कहता हूँ ये वही करते हैं। जीमो को मारने के लिए मैंने इन लोगों से कहा था और उन्होंने अपना काम ठीक से किया, क्योंकि तुमने मेरी बात को माना नहीं। उस जंगल के अंदर तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने जिंदा बचकर मेरी इंसल्ट की है। इस इंसल्ट का बदला तो लेना ही था, तो तुम्हें इंसल्ट का बदला देने के लिए एक ही तरीका था, तुम्हारे साथियों को खत्म कर देना। इसलिए मैंने जीमो खत्म कराया ताकि तुम बदला लेने के लिए इस जगह पर आओ। और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया, तुम यहाँ पर आ चुके हो और अब तुम भी खत्म होने वाले हो। वैसे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके से बेवकूफों की तरह एनफोर्स हॉल के ऊपर अटैक कर दोगे। तुम जानते हो ये कितना बड़ा क्राइम है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने फुल फोर्स का यूज करके तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और तुम्हें मारने के बाद में मेरे पास एक अच्छा रीजन होगा तुम्हें मारने का। ये कहने के तुरंत बाद होंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी मदद से लियोन को अटैक कर देता है। लियोन इस अटैक से बचने के लिए कुछ कर नहीं पाता, स्वॉर्ड सीधा आकर उसे कंधे में पड़ जाती है। होंग अभी भी रुकता नहीं है, वो उसे पकड़कर सीधे दीवार में घुसा देता है। वो आगे बोलने लगता है, दर्द हो रहा है, ये सारा दर्द वो दर्द है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता था,
तुम्हारी चीखें सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और जब तुम मर जाओगे मुझे और भी अच्छा लगेगा, तो जल्दी से मर जाओ। और इसी के साथ में लियोन के मुंह से काफी तेज चीख निकल रही होती है। इस स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जो कि लियोन की बॉडी की तो जा रही है और लियोन की बॉडी को और ज्यादा दर्द दे रही है और हुआंग लगातार इस दर्द को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। वह कहने लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, तुम केवल क्यों कंडेंसिंग स्टेज पर हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आ गए, जबकि तुम पता था यहाँ पर मैं हो सकता हूँ। तुम्हारी यही हिम्मत अब तुम्हारी बेवकूफी साबित होने वाली है, तुम अभी बनने वाले हो। और अब इसके बाद में इस स्वॉर्ड का अगला इफेक्ट दिखाई देता है। लियोन की आंखों के आगे एकदम अंधेरा छाने लगा है, उसकी आंखें ब्लर होने लगी है। इसी समय लियोन को एक रात पहले का एक सीन आ जाता है। इस टाइम पर जीमो जिंदा था। लियोन और जीमो एक जगह बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं। लियोन को नींद आ रही है। जीमो से कहता है तुम इतनी जल्दी सो नहीं सकते हो, इस नॉलेज को इकट्ठा करो और पढ़ते जाओ। लियोन कहता है नहीं, अब तो सबके अंदर बहुत जोर आने लगा है, मुझे तो लगता है ये काम तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है, तुम भी इस काम को हमेशा क्यों करते हो, क्या तुम्हें ये काम करते बोरियत नहीं होती है। जीमो बोलता है मुझे बहुत बोरियत होती है, मेरे लिए भी ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन मेरे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं सारी किताबों को पढ़कर जितने उसके उतने नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि खुद को ताकतवर बना सकूं। लियोन कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है तुमने अपने लिए एक गोल सोच रखा है और उसे तुम अचीव करना चाहते हो और इसी के लिए सारी मेहनत कर रहे हो। जीमो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने एक गोल सोच रखा है, मैं अपनी फैमिली को एक काफी अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। असल में मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर और एक यंग सिस्टर है, वो दोनों मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे इस जगह भेजा है और मैं यहाँ पर आकर जितना उसके उतना काबिल बनना चाहता हूँ ताकि यहाँ से वापस लौटने के बाद में उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। मेरे ग्रैंडफादर और मेरी यंग सिस्टर को एक अच्छी लाइफ देने के अलावा मेरी इस जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे हालू, जिस तरीके से तुम फिजिकली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और मेरी मदद करते हो, वैसे ही मेंटली मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। पढ़ाई काम में मैं तुम्हें मदद कर दूंगा। जबकि तो जीमो अपने पास से एक किताब लियोन को देने लगता है। इसके अलावा लियोन को इससे मिलता एक और सीन आ जाता है। ये वो सीन है जब लियोन उस समय एडवेंचर के लिए निकलने वाला था, तब जीमो ने उसकी सारी मदद की थी, उसको सब चीजों को बताया था कि वहां पर किस किस तरह के मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं और यही नॉलेज उस पूरे एडवेंचर के अंदर उसके बहुत कम आई थी। लियोन ये सब कुछ सोच रहा होता है कि जीमो किस किस तरीके से उसकी मदद करता था और अब वही जीमो मारा जा चुका है जो कि किसी को उससे बदला लेना था। और ये सोचते हुए लियोन गुस्सा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। वो स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर अपनी बॉडी से बाहर निकलने लगता है और ये देखकर हुआंग काफी चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके अंदर इतना फोर्स कैसे हो सकता है, ये मेरे से कंडीशन लेवल के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे स्वॉर्ड अटैक से ही बच गया और अभी भी अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है। ये तो एकदम नामुमकिन है। तभी लियोन कहता है चाहे आज मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तुम्हारे हाथों से मरना क्यों ना पड़े, लेकिन खुद मरने से पहले मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मुझे किसी भी तरीके से जीमो को बदला लेना है। जो कहते वो अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा कर जोर से एक शानदार मौका हुआंग के मुंह पे मार देता है और इसी के साथ में हुआंग जोर से चलकर सीधे एक जगह टकरा जाता है। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा है। वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, इसके एक मुक्के के अंदर इतनी जान कैसे, मेरे अटैक के बाद में इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होनी चाहिए थी। ये अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, बल्कि मेरी बॉडी के ऊपर इतना खतरनाक मुक्का मार दिया, ये तो एकदम नामुमकिन है। लियोन यहाँ पर हुआंग को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं देता। वो तुरंत ही उसके पास में आकर उसे गर्दन में पकड़ लेता है और फिर उसे दीवार से बैठकर दीवार को तोड़ते हुए भागते हुए निकलता है। या बाहर साइड में और कब से कलीडर होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लियोन इनके सामने इनको बुरी तरह से पीटने लगता है। हुआंग बहुत बुरी हालत में और इस तरह से बुरी तरह से पीटता हुआ हुआंग सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इसके सामने कमजोर पड़ रहा हूँ। क्यों कल्टिवेशन लेवल का एक कल्टिवेटर मुझे इतनी बुरी तरह से पीट रहा है, इसके सामने पूरा हेल्पलेस हूँ। अगर इसी तरीके से मुझे पीटता रहा और मेरे को बचाने के लिए नहीं आया तो पक्के तौर पर मरने वाला हूँ। इस टाइम पर लियोन का एक और मुक्का इसकी मुंह पड़ने वाला होता है। तभी एक अजीब सी एनर्जी बैरियर इसके बन जाता है। कुछ चिल्लाते बोलता है ये मेरे सेट के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या भगदड़ मच रखी है। जी कहते हुए एक एल्डर इस जगह पहुंच जाता है। लियोन को रोक देता है और फिर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक कल्टिवेटर के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हो, उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी यहाँ पर सबके सामने। और इस बंदे के यहाँ पर आने का मतलब है लियोन की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। इस बंदे का नाम हुआंग जू है और ये हुआंग का अंकल है। लियोन के ऊपर गुस्सा करते हुए आगे बोलने लगता है तुमने स्वानजिन सेट के कई सारे नियमों को तोड़ा है कि तुम्हें हमारे नियमों की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और अब इसी समय हुआंग को मौका मिल जाता है अपनी जान बचाने का। वो आगे बढ़ते बोलने लगता है अंकल प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये मुझे जान से मार रहा है। और ये करते हुए इस टाइम बहुत ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ लियोन की हालत खराब है, वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो सोचने लगता है इसके पास में बहुत अलग तरह की कल्टिवेशन एनर्जी है जो कि ये मेरी बॉडी के ऊपर यूज कर रहा है। ये स्पेशल एनर्जी है जो केवल ट्रू क्यू लिरेम या फिर उसके ऊपर ये कल्टिवेटर यूज कर पाते हैं। इस एनर्जी को यूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग इस एनर्जी को अपने हाथों से रिलीज करते हैं, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि पत्थर तोड़ दे। कुछ लोग अपने स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी को डालकर उससे किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो कुछ लोग इस एनर्जी की मदद से अपने आसपास में एक बैरियर बना सकते हैं जिससे उनके आसपास जितने भी कल्टर होते हैं उन सभी की बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक प्रेशर बनता है। अगर दूसरा कल्टर उनसे ज्यादा कमजोर है तो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। इसी वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कल्टिवेटर मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और अभी फिलहाल इसकी एनर्जी को फील कर मैं ये तो कह सकता हूँ ये कम से कम मार्शल रिले एक्सपर्ट होगा। इसी समय ये बंदा हुआंग क्यू आगे बोलने लगता है
लड़के हाउलू, तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम्हें पता है एनफोर्समेंट होल्ड के ऊपर अटैक करना, वहां काफी सारे लोगों को मारना और उसके बाद में किसी एक इंसान को हमारे सामने इस तरह से बुरी तरह से मारने की कोशिश करना, ये बहुत गलत हरकत है। तुम्हें इसके बदले में मृत्यु सजा मिल सकती है। इसी समय और भी काफी सारे कलेक्टर इसी के इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ कलेक्टर हुआंग को संभाल रहे हैं। लियोन किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और ये देखकर पास में खड़ा हुआ एक कलेक्टर दूसरे बोलने लगता है, इस लड़के ने एक बहुत बड़ी गलती की है और अब इसको एक बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, ये जरूर से मारा जाएगा। इस टाइम पर हुआंग, जो कि इस टाइम पर किस दूसरे कलेक्टर के सहारे पर है, वो हंसते बोलने लगता है, तो अब क्या हुआ हाउलू, तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अब ये डर केवल तुम्हारा थोड़े टाइम का ही है। उस टाइम का दिन तुम मर जाओगे और तुम्हारे साथ में तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। इसी समय हुआंग लियोन के ऊपर से अपने इस मैजिक को उठा देता है। लियोन खड़ा होता आगे बोलने लगता है, मेरे को सेक्ट के साइड नियमों के बारे में पता है और इसके अलावा मुझे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है। अगर जान की परवाह होती तो कभी भी एनफोर्समेंट होल्ड के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता भी नहीं। मुझे पता है जब मेरे को सजा दिल्ली की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सभी कलेक्टर्स मेरी बात ध्यान सुनिए। मेरे पर अटैक करने से पहले मास्टर हुआंग आप जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी करतूतों को जान लीजिए। इसने अपने साथ के कब सारे कलेक्टर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो मेरे एक दोस्त जिमो को अटैक करके उसको जान से मार दे। इसने अपने साथियों की मदद से मेरे दोस्त को मरवा दिया। अगर मैं किसी को मारता हूँ तो जो मौत की सजा मिलती है, तो अगर ये किसी को मारता है तो इसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। मुझसे पहले हुआंग होंग मरना चाहिए, तो ही मैं अपनी सजा को एक्सेप्ट करूंगा। अगर आप में से किसी को मेरी बात का भरोसा नहीं है तो मेरे साथ में मेरे रूम में चलिए। वहाँ पर अभी भी उसकी लाश पड़ी हुई है। वहाँ पर काफी सारे ऐसे कलेक्टर्स है जिन्होंने ये सब कुछ होता हुआ देखा है। काफी सारे आउटर सेट के डिस्पल इसके गवाह बनेंगे। वो सबके सभी कहेंगे कि जिमो को इसी ने मरवाया है। ये कहते लियोन इसी तरीके सबके सामने हुआंग को एक्सपोज कर देता है। हुआंग काफी घबरा जाता है। वो हांग्यू की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, अंकल अब कुछ कीजिए। अंकल बोलता है, मैं क्या करूं, अगली बार कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लेना। अगर किसी तरीके से ऐसी कोई गलती दोबारा होती है तो मैं दोबारा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगली बार अगर तुम्हें किसी को मारना हो तो कोई भी सबूत बचाना नहीं चाहिए। इस बार मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इसी समय भीड़ में खड़े हुए बाकी कलेक्टर्स की वजह लगती है। इनमें से कोई बोलने लगता है, हाँ ये बात तो सही है, हुआन होंग ने भी अगर किसी को मारा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा देने के लिए ये लड़का यहाँ पर आया था, तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। या तो दोनों को सजा मिलेगी या फिर किसी को भी नहीं। और इन बातों को सुनकर हुआंग सोचने लगता है, यहाँ पर प्रॉब्लम कब ज्यादा खराब हो चुकी है, सभी बात चल चुकी है। अगर मैंने किसी एक का पक्ष लेने की कोशिश की तो मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। और इसी के साथ में उसके पास एक शानदार आइडिया जाता है। वो कहने लगता है, कैसा रहेगा हम तुम दोनों को खुद से जगह डिसाइड करने का मौका दें। यहाँ पर तुम दोनों ने किसी न किसी को मारा है, तो इसका मतलब तुम में से किसी न किसी को तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो कैसा रहेगा तुम दोनों आपस में फाइट करो और आपस में डिसाइड कर लो कि किसको मरना है और किसको जीना है। तुम दोनों आपस में फाइट करो, जो कोई भी इस फाइट में जीत जाएगा उसको जिंदगी मिलेगी और दूसरे वाले को मौत। लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक पक्ष मर नहीं जाता। एक पक्ष मरने के बाद में दूसरे पक्ष के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हुए हैं वो तुरंत ही माफ कर दिए जाएंगे। ये सुनने के साथ ही लियोन एक सेकंड के अंदर इसके लिए हाँ कह देता है। वो कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं किसी भी तरीके से इसको मारना चाहता हूँ और इसके बदले में अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं इसको सबके सामने मारूंगा। हुआंग कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम दोनों के बीच मैच होने वाला है, जो कि होगा 3 दिन बाद में। देखते हैं उस 3 दिन बाद में जो मैच होने वाला है उसमें कौन जितना बचता है। इसी टाइम पर हुआंग होंग अपने अंकल को समझाने लगता है कि नहीं, इस फाइट के अंदर वो हारने वाला है, इस लड़के को फाइट में नहीं हरा सकता, ये बहुत ताकतवर है। तभी हुआंग उसे घूर के देखता है, उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अगर इस फाइट के अंदर तुम हार जाते हो तो भी तुम मरोगे और साथ में ये लड़का भी। इसलिए अब तुम किसी भी कारण से इस मैच से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अभी भी तुम्हारे साथ मैं हूं, तो तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें किस तरीके से इस लड़के को खत्म करना है और इस फाइट के अंदर तुम्हारी जीत होगी, ये लड़का मारा जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हुआंग होंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो ठीक है, आपके होते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। हालू तैयार हो जाओ, उस मैच के अंदर तुम सबके सामने मरने वाले हो। और अब इसी के साथ में लियोन और हुआंग दोनों ही इस लड़ाई को 3 दिन बाद के लिए पोस्टपोन करके चले जाते हैं। और इन 3 दिनों के अंदर ये खबर पूरे सेट के अंदर राइट की तरफ फैल जाती है। आउटर सेट, इनर सेट, सबको पता चल चुका है। सबको ये पता चला है कि आउटर सेट का एक डिस्पल जिसका नाम लाहुलू है और इनर सेट का एक डिस्पल जिसका नाम हुआंग है, ये दोनों 3 दिन बाद में फाइट करेंगे। और इस फाइट के अंदर जरूर से लियोन ने हारने वाला है, क्योंकि वो एक आउटर सेट का डिस्पल है और काफी कमजोर है। इसके बाद में हम इसी रात का सीन देखते हैं। लियोन इस टाइम पर अपने दोस्त की कब्र के पास में बैठा हुआ है और इस टाइम पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वो अपने दोस्त से बोलने लगता है, जीमो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा बदला किसी तरह से लेकर आऊंगा। आज ही मैं तुम्हारा बदला ले लिया होता, उस बंदे को मैं आज ही खत्म कर देता। मेरा कल्टिशन लेवल काफी ज्यादा शानदार हो चुका है, मैं उससे काफी पावरफुल हूँ। भले लेवल में मुझसे आगे हो, लेकिन फिर भी क्यों कंडीशन स्टेज होते हुए भी मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी इस लड़ाई को मुझे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हुआंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे यकीन है कि वो अपने भांजे को किसी भी तरीके से इस लड़ाई में जिता के रहेगा। तो इसलिए मुझे भी इस लड़ाई को जीतने के लिए कुछ करना चाहिए। कैसा रहेगा इन 3 दिनों के अंदर मैं भी अपने क्यू कंडीशन रिलेम को पूरी ब्रेक थ्रू करके ट्रू क्यू रिलेम में पहुंच जाऊं। अगर 3 दिन के अंदर मैं करने में कामयाब हो जाता हूं तब तो ये लड़ाई पूरी तरह से मेरे पक्ष में होगी, वो किसी भी तरह से मुझे हरा नहीं पाएगा। ये सोचकर लियोन अपने मिरर के अंदर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद में अपना कल्टिशन स्टोर कर देता है। और फिर इसके बाद में हम सीधे 3 दिन बाद से देखते हैं लियोन ने काफी अच्छे तरीके से इस जगह पर अपना कल्टिशन किया है और वो इस टाइम पर ट्रू क्यू रिलेम में पहुंच चुका है। उसने फाइनली क्यू कंडेंसिंग रिलेम को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है और वो ट्रू क्यू रिलेम के फर्स्ट स्टेज पर है।
और फिर इसके बाद में अपने मिरर से बाहर निकलता है। जीमो की इस पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसे कहने लगता है, जीमो आज वो दिन आ चुका है जब मैं तुम्हारा बदला लेने वाला हूँ। वो हुआंग होंग जरूर से मेरे हाथों से मारा जाएगा और मैं तुम्हारा पूरा बदला लूंगा। और फिर इसके बाद में हम एरिना का सीन देखते हैं। लियोन एरिना में पहुंच चुका है। सामने की तरफ होंग पहले से खड़ा हुआ है। एरिना को देखकर लियोन के माइंड में बस एक चीज चल रही होती है, इसी एरिना के अंदर इस बंदे को पूरी तरह खत्म कर देना है। इस टाइम पर जो बाकी लोग आसपास में बैठे हुए हैं वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये आ गया, हमें उम्मीद नहीं थी ये यहाँ पर आ जाएगा, अब तो ये मरने वाला है, इसको अपनी मौत का डर नहीं है। हुआंग बोलता है, तो आखिरकार तुम आए गए मरने के लिए। 3 दिन पहले जो हमारे बीच में लड़ाई हुई थी उस लड़ाई के अंदर भले ही तुमने मुझे किसी से हरा दिया हो, लेकिन इस बार मैं तुम बिल्कुल भी कमजोर समझने वाला नहीं हूँ। इस लड़ाई के अंदर मेरी जीत होगी और तुम बुरी तरीके से मुझसे हारने वाले हो। जो कि हाउलू अपनी बॉडी के अंदर जो कल्टिवेट एनर्जी होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसे पूरी तरह से लगता है इस लड़ाई के अंदर उसी की जीत होने वाली है। हुआंग की बॉडी से निकल रही इस एनर्जी को देखकर हर एक क्रिएटर समझ जाता है कि ये बंदा अब ट्रू क्यू रिलेम के 3rd स्टेज पहुंच चुका है। 3 दिन के अंदर ही इसने 2 बार अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, यानी कि इसका मतलब ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है। लियोन इसके अंदर पूरी तरह से हारने वाला है। इसी समय हाउलू अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए तेजी से लियोन तो बनने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। एक कलेक्टर जो कि साइड में बैठा हुआ है वो कहने लगता है, मुझे नहीं लगता अब हमें रिजल्ट देखने की जरूरत है, ये फाइट का रिजल्ट पहले से तय हो चुका है। तभी एक जोर चीख सुनाई देती है। ये चीख है इस ताकतवर कल्टिवेटर हाउलू की। लियोन ने अपनी जेब खड़े खड़े ही अपनी बॉडी के अंदर बिना किसी भी कल्टिवेटर एनर्जी को इकट्ठा किए इसके मुंह पर एक रख के मुक्का मार दिया है, जिसके साथ में हाउलू काफी दूर जा गिरता है। सबके सब काफी चौंक जाता है कि लियोन ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ में इस लड़ाई का सस्पेंस दोबारा से रेडी हो जाता है। सभी आसपास में दर्शक बैठे हुए वापस से पूरे एक्साइटमेंट के साथ में लड़ाई को देखने लगता है। उन्हें चीज समझ में आ चुकी है, लड़ाई का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी मर सकता है। और अब ये लड़ाई काफी रोमांचक होने लगी है। हाउलू जो कि जिन पड़ा हुआ है वो सोचने लगता है कि सच में इस लड़के के अंदर इतनी पावर हो सकती है, इसने एक नोबल से मुक्के से मेरे पूरे टग को खराब कर दिया। लेकिन अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, मैं अपने साथ में इस स्वॉर्ड को लेके आया हूँ जो कि मेरे अंकल ने मुझे दी है। इसके अंदर बहुत सारी स्पेशल पावर्स है और इस पावर की मदद से मैं इस लड़के को खत्म करूंगा। अब चाहे कैसे भी हो मेरी जीत होने वाली है। और ये कहते हुए हाउलू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, तेजी से लियोन की तरफ अटैक करने लगे लगता है। उस अंकल सोचता है, बहुत अच्छा हाउलू, इसी तरीके से उसके ऊपर अटैक करो, एक अटैक और उसे पूरी तरह खत्म कर दो। मैंने तुम्हें स्वॉर्ड दी है, ये एक बहुत ही सुप्रीम स्वॉर्ड है जिसके अंदर काफी सारे मैजिकल पावर्स है। इस दुनिया के अंदर जितनी वेपन्स है उन सभी को 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे आता है ऑर्डिनरी, सेकंड पे आता है सुप्रीम क्वालिटी और 6th पे आता है डिवाइन। तुम्हारे पास में एक सेकंड लेवल का वेपन है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अंदर इतनी पावर है कि आसानी से इस लड़के को खत्म कर सकता है। तुम्हें बस इसे सही तरह से यूज करना है। जिस भी कल्टिवेटर के हाथ में सुप्रीम लिम का कोई भी वेपन होता है वो अपने आप ही अपने कल्टिवेशन के एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है। जैसे तुम अभी ट्रू क्यू रिलेम के 3rd स्टेज पर हो, इस वेपन के साथ में तुम 4th स्टेज पर पहुंच चुके हो जो कि काफी अच्छा लेवल है। तुम्हारी स्ट्रेंथ बूस्ट हो चुकी है। इसी समय हुआंग अपनी पूरी ताकत से लियोन के ऊपर अटैक कर देता है, चिल्लाते हुए बोलता है, हाउलू मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे उसका वेपन हाउलू के एकदम पास से पहुंचता है, हाउलू तुरंत ही अपने हाथ को जोर से घुमाता है। वो जोर से उस स्वॉर्ड के ऊपर एक मुक्का मारता है, स्वॉर्ड टूट जाती है। लेकिन अभी भी इस मुक्के की जान खत्म नहीं हुई है। लियोन का यह मुक्का सीधे हुआंग की बॉडी पर पड़ता है और हुआंग उछल के बहुत दूर जा गिर जाता है। सब चौंक जाता है, कैसा केस हो सकता है, इस लड़के ने अपने हाथों से एक सुप्रीम क्वालिटी के वेपन को तोड़ दिया और फिर भी इतनी एनर्जी बची हुई थी कि हुआंग इतनी जोर से इतनी दूर तक उछल गया। और यहाँ पर सबसे स्पेशल बात ये होती है, लियोन ने इतना बड़ा अटैक किया है लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उसका लेवल रिवील नहीं हुआ। उसने अपनी बॉडी के कल्टिवेशन एनर्जी का ठीक से यूज भी नहीं किया है। ये लोग उसे फील भी नहीं कर पा रहे। उसका अंकल काफी घबराया हुआ होता है। हुआंग अंकल चिल्लाते बोलने लगता है, तुमने जरूर से कोई चीटिंग किया है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्यू कंडेंसिंग स्टेज का कोई भी कल्टिवेटर 4th रिलेम के कल्टिवेटर को जो कि ट्रू क्यू रिलेम में पहुंच चुका है उसको फाइट में हरा सके इतनी बुरी तरीके से। तुमने जरूर से किसी एनहांसमेंट पिल का यूज किया है जो कि इस फाइट के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, ये चीटिंग है। लियोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, उन 3 दिन मैं भी आराम नहीं कर रहा था, मैं ट्रू क्यू रिलेम में पहुंच चुका हूँ। क्यू कंडेंसिंग रिलेम तो बहुत पुराना हो चुका है। लियोन के इतना कहने के साथ में सबके सब चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 3 दिन पहले तो ये क्यू कंडेंसिंग स्टेज पे था, एक रिलेम को पार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसने 3 दिन के अंदर ये कारनामा कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और अब इसके बाद में ये फाइट अपने क्लाइमेक्स से पहुंच चुकी है। सब कुछ चीज समझ आ चुकी है, इस फाइट के अंदर कौन जीतने वाला है। अब रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है। लियोन जोर से अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए हुआंग चिल्लाते हुए इसके पास में आता है और उसके ऊपर मुक्के मारना शुरू कर देता है। हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, अंकल कुछ कीजिए, अगर ये मुझे ऐसे बीटता रहा तो मैं कुछ टाइम बाद मर जाऊंगा। लेकिन हुआंग कुछ भी चलने में कुछ फायदा नहीं है। लियोन ने कई सारे मुक्के उसकी बॉडी के ऊपर हिट कर जाते हैं, जिनके बाद में हुआंग के मुंह से केवल चीखें निकलती है और काफी सारा खून निकलता है और कुछ नहीं। इसी समय हुआंग चिल्लाए कहने लगता है, ये फाइट खत्म हो चुकी है, हाउलू तुम इस फाइट में जीत चुके हो, अब उसको छोड़ दो, उसको जान से मारने की जरूरत नहीं है। लियोन बोलता है, कैसे जान से मारने की जरूरत नहीं है, क्या इसने मेरे दोस्त को छोड़ा था, जीमो वो मेरी कितनी मदद करता था, इसने उसको जान से मार दिया, उसके लिए इसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, तो आज मैं इसके ऊपर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाने वाला। जगत लियोन एक और मौका इसके और मारता है और अब इसी के साथ में सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है। लियोन का ये आखिरी मौके के सामने हुआंग अपना दम तोड़ देता है, वो मर चुका है। लियोन के हाथ इस टाइम पर खून से लगे हुए हैं। वह बोलता है, अब ये फाइट खत्म हुई, हमारे बीच में सारी हिसाब किताब अब यहीं पे खत्म होता है।